Yes, sir. Voice. Yes, sir. Yes, sir. All Yes, okay? sir. All All okay, okay. sir. Okay, fine then. Yes, sir. So today our topic is pronoun. Right? So what is pronoun? The basic definition of pronoun? Pronoun. Anyone? What is the basic definition of pronoun? Word used instead of noun. Word used in the state of noun. Okay, how many of you are having first lecture today? One is Pooja. I've seen Sir, me. Sami also. No, don't say me. I will not be able to recognize. You have to say your name by Shruti Shelar. No, what is your first lecture? Anyone Sir else? Ajay Munde. Ajay Sir, Munde. Ojas, Ojas. Dipan. Okay. Ojas, what is your surname? Sir, Ojas Deepan, Dipan. Okay. And what is your father's name? Sir, Siran Mishra. Mishra. So you are Mishra or what? Sir, my father didn't give me family name. That's why. I was just Ojas Deepan. That's it. Okay. No issue. I just got confused, so I asked you. Okay. Anyone else? Okay. See, those who are attending this lecture for the first time, they should make it clear that it is not something to do with whatever I have taught earlier. It has nothing to do with that. Pronoun is a separate chapter. All the questions and all the concept that I'm going to teach you in pronoun that has never been taught in any of the previous chapters or previous classes, right? So whatever I'm teaching you, that is important as part of the like you can say from examination point of view. And the questions that I'm going to tell you, I will emphasize on the things कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसमें से क्वेश्चन आता है, किसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, और आता तो किस टाइप का क्वेश्चन आता है. एंड दिस टाइप ऑफ ग्रामर जो क्वेश्चन होता है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, जो हमने स्कूल में पढ़ा उस टाइप से क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछता एग्जाम में, राइट? नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन फॉर श्योर. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू. कोई पूछेगा कि आज की डेट में डेफिनेशन क्या है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन, पूछने वाला है? नहीं पूछने वाला है, राइट? कोई आपसे पूछेगा नहीं. बट प्रोनाउन के कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसके बेस पे क्वेश्चंस, चाहे बैंक के एग्जाम दे लो, रेलवे के में तो आता ही नहीं, कर टेंशन नहीं है, रेलवे में इंग्लिश होता ही नहीं है. आप बैंक के एग्जाम दे दो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस कोई भी दे दो. इसके अलावा एग्जाम आप एमपीएससी का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो दे दो, आप जो कंपलसरी इंग्लिश पार्ट है उसमें दे दो, आप वहां भी काम आता है. इवन आपके जो सीसेट वाले क्वेश्चन तो वहां भी इंग्लिश में पैसेज होते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है, वहां भी काम आता है ये. इसके अलावा आपके यूपीएससी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीसेट में. और यहाँ यूपीएससी में जो आपको जो लिखते हो आप, वहां पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई क्या लिख रहे हो, उसका मतलब क्या निकल रहा है, क्योंकि वहां पे एक कंपलसरी इंग्लिश पेपर वहां भी होता है जो क्वालिफाइंग होता है, जो 300 मार्क्स का होता है, मालूम है ना? तो सभी जगह इंग्लिश की वैल्यू सेम है. तो यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोनाउन के कुछ कंसेप्ट्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इट इज नॉट एज पर द बुक के हिसाब से नहीं है कि बुक में क्या दिया रहता है, पूरा थ्योरी हम लोग बुक के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे. वॉट एवर थ्योरी आई हैव मेड, इट इज एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. वॉट एवर एग्जाम यू आर गोइंग टू गिव, चाहे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम दो, सीबीआई का एग्जाम दो, नागौरी डिपार्टमेंट का एग्जाम दो, इनकम टैक्स कस्टम ऑफिसर कोई भी दो, बैंक पीओ क्लर्क, वॉट एवर यू आर गिविंग, सब जगह काम आने वाला है. So let's, without wasting much of your time, let's start with the things. So pronoun होता क्या है देखते हैं हम लोग एक एक करके. Just wait. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. आप बताओ प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं, जो आपको कुछ नॉलेज है किसी को तो. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं? पहला कोई बता सकता है कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन. व्हाट इज दैट?
पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा क्या होता है? Relative. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या रिलेटिव भी रहता है, नो डाउट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं, वी कॉल इट समटाइम्स एज सेल्फ प्रोनाउन आल्सो। अगर मेरा ऑडियो या वीडियो प्रॉपर नहीं हो, देन जस्ट स्टॉप मी बाय दैट पर्टिकुलर मोमेंट ओनली। अगर आपको कभी भी लगे कि मेरा ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रहा है, थोड़ा मेरा कॉर्ड खराब हो गया है, मैं लेता हूँ नया कॉर्ड, तो अगर मेरा ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रहा है या फिर वीडियो प्रॉपरली नहीं दिख रहा, बोर्ड प्रॉपरली विजिबल नहीं है, जस्ट स्टॉप मी देन एंड देयर इटसेल्फ। So second one is reflexive pronoun or self pronoun. The third one is emphatic pronoun. You have to write it down also. आपको लिखना भी है, आप लिखते जाओ साथ में। Then fourth one is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun. Fifth one, indefinite pronoun. Sixth one, reciprocal pronoun. सर थोड़ा ऊपर लिखना, रेसिप्रोकल बस लास्ट उतना ही। नहीं दिख रहा क्या? रेसिप्रोकल दिख रहा है। Just wait a moment. दिख रहा है सर। Reciprocal. यहाँ तक दिख रहा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन तक? Sir, I'm not able to see the last. I'm Yes, not- sir. Just wait a moment. I will rub the last one. I will write it down again. You just write down these 5. The first one that I've written is personal pronoun. The second that I've written is reflexive pronoun or self pronoun, it is also called. Third one is emphatic pronoun. Fourth one is demonstrative pronoun. And the fifth one, indefinite pronoun. These 5 I've written. There are total 9 kinds of pronouns that are mostly asked in the examination. 9 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ नाउन को, लाइक अपना प्रोनाउन को, जैसे नाउन को अपने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, अभी 2 ही कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। पहले 5 काइंड्स ऑफ नाउन हुआ करते थे। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 टाइप के नाउन होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन में, प्रोनाउन में 9 टाइप से प्रोनाउन होते हैं। डन सर। डन? यस सर। यस सर। रब द बोर्ड यस सर। मिटा दो। ओके, so we have written 5 types pronoun over here, remaining 4 भी लिखते हैं। now the sixth one, कौन सा बोला था हमने? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कल रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सेवेंथ वन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन लिखा क्या मैंने अभी? नहीं। No, sir.
interrogative pronoun. Then indefinite pronoun लिखा मैंने, हाँ then इंडिफिनिट हो गया। indefinite हो गया। Then distributive pronoun, ये लिखा है क्या? distributive नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। distributive pronoun। और एक किसने बताया था? reciprocal pronoun। ये मैंने जानबूझ के, सॉरी relative pronoun, मैंने जानबूझ के रिलेटिव हुआ है नहीं। नहीं, relative pronoun ये मैंने किसी ने बताया था मुझे, लेकिन मैंने जान के लास्ट में लिखा क्योंकि बहुत बड़ा है ये, और इससे काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके। बहुत ज्यादा गलतियां हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन से आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में किससे आते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन से आते हैं। और जो पहले मैंने पढ़ाए थे पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उससे क्वेश्चन भी काफी आते हैं। ठीक है, ये लिख लो पहले आप, देन वी विल गो वन बाय वन। हो गया सर। डन सर। इट्स आल्सो राइट। Wait, sir. या यू ऑल कैन राइट, आई एम गिविंग यू टाइम। डन सर। So these are the 9 types of pronoun that we are going to study, right? पहला पढ़ा है मैंने personal pronoun, then reflexive or self pronoun is there. Thereafter क्या पढ़ा हमने? एम्फेटिक प्रोनाउन। Emphatic pronoun, okay. एम्फेटिक प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative. Interrogative pronoun, Indefinitive. reflexive, reciprocal pronoun, then indefinite pronoun, इंट्रोगेटिव। Relative. तो ये 9 टाइप के प्रोनाउंस हैं, लेकिन सारे काम के नहीं है। इसमें जैसे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। देन का जो दूसरे में एक दो और हैं जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में, फालतू हैं, लेकिन मजबूरी हमें पढ़ना पड़ेगा बिकॉज चैप्टर में है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा कि कहाँ पे क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, किसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। So our topic is pronoun. Shall I write it over here? तो वहाँ पे स्पेस ज्यादा मिलेगा। ओके, सो पहला हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज केस ऑफ प्रोनाउन एंड सेकंड वन इज ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, केस ऑफ प्रोनाउन एंड ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, ये लिखे हैं पर्सनल प्रोनाउन में दो पार्ट है, केस ऑफ प्रोनाउन एंड ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। पहले आप लिख लो ये। डन सर। डन सर। डन, यस। ओके, सर ऑन द बोर्ड, क्योंकि थोड़ा लिखने में मुझे जगह ज्यादा चाहिए केस ऑफ प्रोनाउन को लिखने के लिए। ओके ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं हम लोग पहला। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं केस ऑफ प्रोनाउन। द फर्स्ट पार्ट वाज केस ऑफ प्रोनाउन। केस ऑफ प्रोनाउन, ओके। इसमें केस कितने होते हैं आप देखो, 4 टाइप के होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव, चलो राइट लाइक दिस, केस ऑफ प्रोनाउन, समझ में आ जाएगा ना? सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ये इसको हम लोग नॉमिनेटिव भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन। देन दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, जिसे हम लोग एक्विजिटिव भी कहते हैं, एक्विजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन भी कहते हैं। तीसरा होता है पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, and last is also possessive case of pronoun. सब हमें लास्ट में बोर्ड नहीं दिख रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा सर। सर लास्ट में दोनों पॉजेसिव है क्या?
दोनों पॉजिटिव है। इसको हम लोग नॉर्मली हम लोग इसको जो है ना जेनेटिव भी कहते हैं इसको हम लोग, बट ये सब ये काम के टेक्निकल टर्म काम के नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई पूछेगा नहीं आपसे। दिस आर ऑल रबिश मेरे नजर में, कोई पूछेगा नहीं। नॉमिनेटिव काम आता है कई बार, बट दिस आर ऑल रबिश। एक्विजिटिव जेनेटिव कोई आपसे पूछेगा नहीं क्या होता है, डजंट मेक एनी सेंस, है ना, कोई पूछेगा नहीं आपसे। तो ये सब नहीं पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा। जो मेन कंसेप्ट है वो पढ़ो जो आपके एग्जाम में आने वाला है। कोई आपसे देखो नाउन प्रोनाउन के डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, ना ही कोई आपसे पूछने वाला है कि भाई कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं, नाम बताओ उनके, क्या क्या यूज होता है। अभी आपको जो आएगा एग्जाम में टोटली क्या आने वाला है, किसी भी एग्जाम को आप दोगे, बैंक, रेलवे, एसएससी, एमपीएससी, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम दोगे, क्या पूछा जाएगा आपसे, उसके यूजेस। इट विल कम विद इन द स्टेटमेंट। तो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, देखें आप। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस जो मैंने बताया था, इसे क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव, मतलब जो सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस का, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। दिख रहा है आपको यहाँ तक? इट नहीं दिख रहा ना, तो नहीं। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। दिख रहा अभी आपको? Yes. तो प्रॉपर दिख रहा ना सब कुछ आपको? हाँ Okay. सर। ये सब्जेक्ट हो गए। अब देखो सेंटेंस में सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट बनाए जाते हैं, जब आप बात करते हो पहले, तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग देयर या गोइंग देयर आई, ऐसा लास्ट में आता है क्या कभी? I am going I am going there. So once more, I first आता है. ऐसा बोल सकते हैं क्या, मोहन इज कमिंग विद आई? No. नो सर। कभी ऑब्जेक्ट में आता है? नहीं सर। नहीं. यू, दे, ही, शी, इट, ये हमेशा क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं सेंटेंस के। इसलिए इसे क्या होता है, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Subjective case of pronoun. Yes. बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा, या नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन भी कहते हैं इसको। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा बताओ, इसको निकालने का तरीका बता रहा हूं आपको। आप क्या करो, टू के बाद लगा दो आई का क्या बनेगा, देन एक टू के बाद लगा दो, या लेट के बाद लगा दो। आई का क्या बनेगा, लेट का, लेट मी, या टू के बाद गिव इट टू। टू के बाद क्या बनेगा, टू के बाद आई का बनाना, तो टू का क्या बनेगा, गिव इट टू मी। समझा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, लेट और टू से? लेट और टू से क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, लेट के बाद क्या आएगा, Me. आई, मी। लेट के बाद वी क्या बनेगा, लेट अस। Us. यू का क्या बनेगा, लेट You. यू, यू का यू रहेगा, या गिव इट, आई गिव इट टू यू, टू के बाद भी यू रहेगा। लेट के बाद क्या हो, दे का, लेट देम गो, लेट हिम कम, Him, लेट हर गो, her, it, इट बी डन। ये सेम रहेगा, इट का इट रहेगा, कोई चेंज हो गया इट का, नहीं. लेट इट बी डन। ठीक है, नाउ तो ये लेट में और टू में ये हमेशा देखा आ रहा कि नहीं आ रहा, इसमें आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ. इंपॉर्टेंट है। लेट के बाद जो बढ़ा रहा हूं मैं आपको, लेट के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आ रहा है, या टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आ रहा है, बस यही तो इसमें काम का है। बाकी पूरा रबिश पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। बाकी जो भी पढ़ रहे हैं सब बकवास है, कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन एंड प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। चाहे वो टू हो, बाय हो, विथ हो, कोई भी प्रेपोजिशन हो, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। यही दो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भाई कोई नहीं पूछता ये आपके सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस कोई नहीं पूछने वाला, जेनेटिव केस, एक्विजिटिव केस कोई नहीं पूछने वाला आपसे। यही दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन बनता है। मतलब केस ऑफ प्रोनाउन की बात करो तो इसी भी दो क्वेश्चन है काम के आपके, बाकी सब बकवास है, रद्दी है। लेकिन मजबूरी है, पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बोलो सर आपने पढ़ाया नहीं, छोड़ दिया आपने, तो पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, बाकी समझ में आया आपको? तो लेट के बाद हमेशा क्या लगता है, जो आपसे क्वेश्चन आता है, लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय, ये नोट डाउन करके अलग से लिखो यहाँ पे, लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय, लेट एंड प्रेपोजिशन आर ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ये अलग से नोट डाल के लिखो, इसमें से एक ही केस ऑफ प्रोनाउन से ये क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में। Let and
लेट एन प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन हो, बाई के बाद क्या आएगा? दिस वाज डन बाई मी। विथ क्या आएगा? कम विथ मी। मी। प्रेपोजिशन लगाओ यहाँ पे, कोई प्रेपोजिशन लगाओ जो भी आपको याद है। नियर लगा दो, नियर मी। इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ अस, कुछ भी बोलो आप। और बताओ, कोई प्रेपोजिशन बताओ। अबव मी, अबव, बिटवीन यू एंड मी। इसमें सबसे क्वेश्चन आता है कि आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बताता हूँ आपको कैसा आता है। चलो पढ़ते हैं उसके बाद में, पहले अब ये खत्म कर लेते हैं, फिर आपको इसको आगे क्या छूटा है वे इतना बोल रहे टाइम फोन करते हैं अभी ठीक है और बकवास से हेलो हेलो सर कुछ बोल रहे हो क्या आप? सर डबल आवाज है अभी क्लियर है आवाज? सर आपने लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला था? लेट एंड प्रपोजिशन। नहीं, मैंने बोला कि लेट एंड प्रीपोजिशन आर ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ये आप नोट डाउन करके रखो। लेट एंड प्रीपोजिशन आर ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। लेट एंड प्रीपोजिशन आर ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में इससे, केस ऑफ प्रोनाउन से, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि लेट यू एंड आई गो देयर, सेंटेंस सही है गलत है? नो सर क्या आएगा यहाँ पे? लेट मी गो देयर। अरे लेट अस गो देयर वो तो अलग ही बात हो गई वो तो, लेकिन आपको अगर चेंजेस ऐसा नहीं आएगा ना आपके एग्जाम में, इसलिए बोल रहा था रुक जाओ, बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, बताता हूँ आपको क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में, वो भी बताता हूँ आपको। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ आप लिख लो पोजीशन बनाना है इसका। पोजीशन मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब क्या होता है? कब्जा। पोजीशन का मतलब क्या होता है? कब्जा, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, दिस इज डैश बुक, और ये भी पोजीशन है, बट ये कैसा है? दिस बुक इज डैश। अब दोनों ब्लैंक को भरो। दिस इज मी का My. माई बुक, My. बी का दिस इज आवर बुक, दिस इज योर बुक, Yours. their book, this is his book, this is Her. this is its Its. tail। जैसे अगर मैं गाय की पूंछ की बात करूं तो अगर उसको पूंछ पकड़े बोलो दिस इज इट्स टेल, ये उसकी पूंछ है, तो इट्स ITS, IT एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही है, ध्यान रखो आप। IT एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? IT एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? इट इज। और ITS मतलब क्या होता है? इट्स, मतलब इसका मतलब होता है उसका, इसका ये मतलब होता है, और इसका मतलब वह है। दोनों में डिफरेंस है मीनिंग में। इट्स टेल मतलब उसकी पूंछ, और इट्स टेल मतलब क्या होता है? इट इज टेल, मतलब ये एक पूंछ है। अगर आप ऐसा बोलते हो इट्स टेल, मतलब इसका मतलब होता है इट इज टेल, यह एक पूंछ है, ये मतलब निकलता है इसका। और इट्स टेल मतलब क्या होता है? आप गाय भैंस की बात करो, उसकी पूंछ। समझ में आया कि नहीं आया डिफरेंस? हाँ सर। यस सर। तो IT एपोस्ट्रोफी एस और IT डायरेक्ट एस में डिफरेंस है। तो ये इट्स रेनिंग में कौन सा आएगा? इट्स रेनिंग आउटसाइड, Apostrophe. इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग होता है वो, समझ में आया ना? इट्स रेनिंग नहीं होता है, उसकी बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ दिस बुक इज, अब यहाँ माई का क्या बनेगा? दिस बुक इज माइन। माइन। तो समझ लो ये एक्टिव वॉइस केस है, ये पैसिव वॉइस केस है, ऐसा मान लो आप, तो समझ में आ जाएगा। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज आवर्स, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज theirs, देयर। this book is his, इसके ये आएगा, this book is her, hers, और इसका कुछ नहीं होता, इसका कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा उसका। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि इट्स जो है वो एपोस्ट्रोफी एस वाला भी होता है और डायरेक्ट एस भी होता है। डायरेक्ट एस का मतलब होता है उसका, इसका, ये सेंस में आता है,
और इट्स जो होता है IT apostrophe आता मतलब इट इज। बाकी ये आपका हो गया आपका केस ऑफ प्रोनाउन। अब आपके जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये दोनों है, उसको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं मैं आपको। पहले आप लिख लो ये। पहले आप लिख लो ये। And once you are done with writing, just let me know so that I can rub the board. We can proceed further. Done. Done? sir. Done. Yes, sir. Everyone done? Shall I rub the board? Yes, sir. Sir, wait. Wait. Okay. सर लास्ट के दोनों पोसेसिव है राइट? आज ये दोनों पॉजिटिव है, एक एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव और एक पैसिव वॉइस में पॉजिटिव, लेकिन दोनों कब्जे शो कर रहे हैं ना। अगर बोलो दिस इज माय बुक, मतलब मेरी किताब है, कब्जा कर रहे हो, बता रहे हो आप, ठीक है। बोलता ना बिल्डर ने पोजीशन को दिया, पोजीशन मतलब क्या होता है? कब्जा। ओके सर। जहां दिस बुक इज माइन मतलब क्या होता है? ये किताब मेरी है। वहां भी क्या शो कर रहे हो आप? ये आपको क्या बता रहा हूं? ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो कब्जा शो कर रहे हो ना वहां पे। दैट इज कॉल्ड पोजीशन, पॉजिटिव। यू आर वेरी पॉजिटिव। Sometimes you might have heard about like this boy is very possessive about his girlfriend. Yeah, this girl is very possessive about his boyfriend. सुना होगा ना? बोलते तो है वर्ड्स। ये समझाने वाले वर्ड है ही नहीं। ये तो भी समझदार हो आप लोग, है कि नहीं? बोलो यस सर, बोलो समझदार हो ना? यस सर, ठीक है। Am I audible to all? Sorry, मोबाइल रख दिया Yes, नीचे। sir. Yes, sir. sir. So केस ऑफ प्रोनाउन से दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, दैट इज लेट एंड प्रीपोजिशन आर ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अब क्वेश्चन कैसा आता है? ऐसा आता है, लेट आई लेट यू एंड आई गो टू मार्केट, और एक थर्ड आ जाएगा नो एरर, और यहाँ ऑप्शन आएगा A, B, C, D, E, ऐसे 5 ऑप्शन आ गए। अब आपको एरर डिटेक्ट करना है कि गलती किसमें है, A पार्ट में, B पार्ट में, C पार्ट में, D पार्ट में, E पार्ट में। ना आप बताओ क्या करोगे? अब आप आज तो बोल नहीं सकते हो, दोनों को एक साथ जोड़ नहीं सकते हो आप, दोनों अलग अलग पार्ट है। लेकिन आप बोल दो लेट यू एंड आई, नहीं बोला सर लेट अस गो टू मार्केट बोल दूं मैं। सर बी पार्ट सेकंड में गलती है सर। सेकंड में गलती है, क्या गलती है? एंड मी, लेट यू एंड मी सुनने में और लगता है, बट लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय पॉजिटिव केस। और ये सब्जेक्ट वाला है, ऑब्जेक्ट वाला है, ये भी ऑब्जेक्ट वाला है, ये भी ऑब्जेक्ट वाला है। यू याद है ना, दोनों तरफ था, सब्जेक्टिव में भी था, ऑब्जेक्टिव में भी यू था, याद करो। तो लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ये भी है और ये भी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होना चाहिए। बट अगर नॉर्मली अगर बच्चों को दे दिया जाए तो गलत दिखता नहीं है उनको। लेट यू एंड आई गो टू मार्केट लगता सही तो है, या लेट आई एंड यू गो टू मार्केट बोले तो भी गलत है, लेट आई एंड यू। लेकिन मी एंड यू होता नहीं है, इसलिए यू पहले आता है, उसका अलग रूल है, मैं आपको पढ़ाता हूँ इसके बाद, ऑर्डर प्रोनाउन में पढ़ेंगे हम लोग। यू पहले आएगा, बाद में आई आएगा, ये भी रूल है। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, there is a world of difference between you and I. You and me. क्यों आएगा you and me? कि between क्या है? preposition है। अब preposition के बाद क्या होगा? यहाँ भी objective case of pronoun आना चाहिए, ठीक है? objective case of pronoun आना चाहिए, और यहाँ भी objective case of pronoun आना चाहिए। तो यहाँ पे आई जगह पे क्या आएगा? me. There is a world of difference between you and me. हमारे मेरे बीच में जमीन आसमान का अंतर है, समझ में आया? There is a world of difference between you and me. You and I नहीं होगा, you and me होगा। अभी आपको समझ में आया दोनों कंसेप्ट कि कोई भी preposition हो या let हो, they are always followed by objective case of pronoun। समझ में आया कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? Yes. बस यही काम की चीज है, बाकी सब बकवास था जो पढ़ा था हमने, तो भूल जाओ, दिमाग से वॉश आउट कर दो उसको। भाई कुछ भी नहीं आता एग्जाम में इसके अलावा, सर बहुत सारे कंसेप्ट हैं उनको पूछने के लिए। अशोक सर, या बोलो सर कैन यू एक्सप्लेन वन टाइम? या सी
आई एम टेलिंग यू, चलो हिंदी में बताता हूँ। लेट है या प्रेपोजिशन पता है बेटा आपको? प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन पता है क्या? जैसे बिटवीन है, अबव है, बिलो है, इन फ्रंट Yes, ऑफ, है ना, या फिर टू है, TO2, into ये सब क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन और लेट, ये दो अगर वर्ड लगे हुए हैं तो इनके बाद हमेशा जो आपके अगर प्रोनाउन लगाना भी है तो कौन सा प्रोनाउन आएगा आपका? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा, बट आई क्या होता है? सब्जेक्ट में होता है, ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है। ऑब्जेक्ट में क्या आता है? मी आता है। तो लेट के बाद आई कैसा लगा दिया आपने? गलत है। लेट के बाद क्या आना चाहिए? मी आना चाहिए। इसी टाइप से बिटवीन है, बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद आई नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? मी आना चाहिए वहां पे। So we have to correct over there, right? यू हैव टू पुट द टिक मार्क कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। करेक्शन में नहीं करना है वहां पे, हाँ. करेक्शन में नहीं करना। आपको सिर्फ ये बताना है गलती किसमें है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, डी पार्ट में। ऐसा एरर पूछा जाता है आपसे। जो सेंटेंस करेक्शन के लिए आता है क्वेश्चंस, ऐसा नहीं सेंटेंस करेक्शन के लिए क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट वो नॉर्मली जो होता है वो ग्रामेटिकल बेस दूसरे बेस पे होते हैं। बाकी इसमें सेंटेंस करेक्शन के लिए भी आ सकता है कि यू एंड आई होगा, यू एंड मी होगा, तो सेंटेंस करेक्शन में आ सकता है। वहां पे क्या रहता है, ये यू एंड आई को बोल्ड लेटर में डाल देंगे, आपको बोलेंगे इसमें इसकी जगह पे क्या आएगा, तो 5 ऑप्शन देंगे, यू एंड मी, यू एंड आई, लेकिन इसमें बनेगा नहीं ना 5 ऑप्शन, इसलिए ऐसा देंगे नहीं वो। Which is incorrect that we have to select, sir, no? यू हैव टू सेलेक्ट दैट, मतलब कौन सा सही होगा। यू एंड मी कर दिया, यू एंड आई कर दिया, एक में आई एंड यू कर दिया, एक आई में मी एंड यू कर दिया। अब आपको बताना है चारों में से कौन सा सही है, या नो करेक्शन Okay, रिक्वायर्ड, जो लिखा है सही लिखा है। Understood. ऐसा भी आ जाता है, समझा आपको? एक लाइन ऐसा भी आ जाता है कि जो लिखा है सही लिखा है, उसमें नो एरर रिक्वायर्ड, मतलब कोई एरर नहीं है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड आ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा ना नो एरर, वहां पे आता नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब जो लिखा है बिल्कुल सही दिया, भले बोल्ड लेटर में दिया हुआ है बोल्ड करके, इसमें कुछ एरर है क्या, लेकिन आप बोल सकते हो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, गलती नहीं है। अगर आपको लगता है वो गलत है तो जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे उसमें से आपको टिक करना रहेगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इसके अंदर। गेटिंग इट? समझ में आया आपको? तो shall I rub the board? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. Okay, so this was all about case of pronoun. Now इसका जो सेकंड पार्ट है, that is order of pronoun, इसमें तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनता है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। The P part is order of pronoun, और इसमें बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं क्योंकि रूल्स नहीं पता होता ना लोगों को। इंग्लिश आती है लेकिन रूल्स नहीं पता होता है। इवन आई हैव स्टडीड फ्रॉम CBSE बोर्ड, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, बट मुझे मतलब स्कूल टाइम में पढ़ा होगा लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं था। When I started teaching, then thereafter I came to know each and every rules and all. अदरवाइज रूल्स रेगुलेशन कौन पढ़ता? बस ये पता है कि इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि लग रहा है ऐसा है, बिकॉज वी हैव स्टडीड समवेयर कैसा है एट द बैक ऑफ द माइंड, कॉमन सेंस में, या जो हमारे जो सेंसेस होते हैं, हमारे जो स्लिपिंग सेंसेस होते हैं, वहां कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, उससे मालूम पड़ता था ये आंसर होगा, बट वी आर नॉट ऑलवेज करेक्ट। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में क्या होता है, देयर आर 2 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। पहले तो ये बताओ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? सुना कभी आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन? पहले ये समझ। I, सेकंड पर्सन प्रोनाउन? Me. me, You, you, he, she, they. they, she, he. क्या हुआ? Who is saying that? Okay, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है I and we, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है you, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होता है बाकी जितने बच गए, he, she, it, they, my friends, जितने वो सारे आ गए उसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन I and we, सेकंड पर्सन you, थर्ड पर्सन he, she, it, they, जो भी होता है वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। हिंदी में बोलते हैं प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष। और संस्कृत में क्या बोल रहे हो? और हिंदी संस्कृत में बोलते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और बाकी हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और महापुरुष। ठीक है, सारे पुरुष इधर आ जाते हैं, बाकी इधर क्या होता है I and we। अब कैसे समझ में आएगा फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं इसको? फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं अपनी तरफ इशारा करता हूं, तो पहले कौन आएगा? I,
और मेरे पीछे खड़े हुए लोग क्या कहलाएंगे? वी। वी अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं पहले तो क्या बोलूंगा? आई। और आई मेरे पीछे खड़े हुए वो क्या कहलाएंगे? वी। वी और जो सामने जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो क्या कहलाएगा? यू। यू आप लोग क्या बोलूंगा? यू यू। यू ठीक है, समझ में? अपने सेकंड पर्सन हो गए। और थर्ड पर्सन वो है जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, क्या बोलेंगे? ही वाज सेइंग दैट, दिस वाज, ओके सर। वो योर फ्रेंड्स आर लाइक दैट। तो जितने भी तीसरे लोग जिनके बारे में हमको बुराई करनी है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये जिनके बारे में चुगली कर रहे हैं, देखो ये पहला मैं हूं, मैं और हम है, और आगे सामने जो होगा वो आप हो, और तीसरा बंदा यहाँ जो वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो बंदा है जो प्रेजेंट नहीं है हमारे बीच में, बट उसकी चुगली हम दोनों मिलकर कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन है। He was saying that, they were telling that, it was done like that, है ना, she was doing that। जो भी थर्ड पर्सन है वो तीसरा है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सर और किसमें आएगा? किसमें? और किसमें आएगा? अस कहाँ आ जाएगा बेटा? सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लोगे ना, पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्यों लोगे? अस तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ओके कैसे प्रोनाउन होगा ना? अस कहाँ से? सर। ये सब सब्जेक्टिव का नाम है ना सर? ये सब सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस है ना सारे। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब नॉमिनेटिव वाले हैं। ये सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एन वी, समझ में आया? आई एन वी क्यों होता है, याद रहेगा आपको? हाँ सर। हाँ मतलब सामने जो खड़ा है वो यू, और थर्ड वो है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ही, शी, इट, दे, माय फ्रेंड्स, माय रिलेटिव्स, माय रिश्तेदार जितने भी बोल रहे हैं सब आपको थर्ड पर्सन में आ जाता है। ये समझ में आया कंसेप्ट पहले आपको? 1 2 3 का ये लिख लो। यस सर। इसके बेस पे पढ़ाने वाला हूँ मैं वो चीज। किसमें सर? इसके बेस पे पढ़ाने वाला हूँ, तो ये लिख लो पहले आप। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी होता है, सेकंड पर्सन इज यू, थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट, दे एंड ऑल अदर्स। हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम डन पुरुष, सर। संस्कृत में हिंदी में प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष, और इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। Shall I rub the board? यस सर यस सर। ओके। नाउ अब इस पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, अब मुझे बताओ, आई, यू एंड ही हैव committed a crime। ठीक है, और एक सेंटेंस है मेरे पास, यू, ही एंड आई हैव कमिटेड अ क्राइम। दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? पहले सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ यस सर सर। पढ़ता है। ऑर्डर अलग है। सही है। फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट सही है वन सर। इज राइट। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बोल रहा हूँ मैं, तुम और वो जो है, हम लोगों ने है कमिटेड क्राइम किया है। दूसरे में बोले तुमने, उसने। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यहाँ ऑर्डर पे में 1 2 फर्स्ट 3 पर्सन, है, यहाँ सेकंड पे पर्सन, 3 थर्ड। 2 1 है। हाँ सर। सर नेगेटिव काम करने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, और पॉजिटिव के लिए पहले सेकंड थर्ड और फर्स्ट आता है। दैट्स गुड दैट यू नो समथिंग। समझ में आया आपको क्या है? ये नेगेटिव काम है। अच्छा ये बताओ, ये कमिटेड क्राइम अच्छा काम है बुरा काम है? बुरा काम है। पूरा तो आप ऐसे याद करोगे ना, फर्स्ट पर्सन मतलब पहले से फर्स्ट पर्सन आता है, देन सेकंड पर्सन आता है, देन थर्ड पर्सन आता है, तो बुरा होता है। तो अब मैं वही बोल रहा हूँ कि मदद करने की बात कर रहा हूँ। क्राइम भी हम कमिटेड क्राइम भी कर दो, अगर मैं हैव के बाद सेंटेंस चेंज कर दूं, हैव हेल्प हर, और यहां भी कर दूं हैव हेल्प्ड हर, उसकी मदद की है। अब बताओ क्या होगा? Then first is correct. अभी पहले वाले में केस में जब कमिटेड क्राइम था तो आपने बोला ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। अब दूसरे वाले में जब हेल्प करने की बात आई, मदद करने की बात आई, तो पहले कौन सा सही होगा? इसमें सेकंड वाला सही है सर। गलत हो गया, क्योंकि मदद करने की बात आई पहले यू, ही एंड आई आएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, पजल हो जाओगे आप, ठीक है। पहले आप एक एक करके समझते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अभी पहले वाले केस में हेल्प वाला कमिटेड क्राइम, अब इसमें क्या है? पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि
जब भी आप कोई रॉन्ग डीड करोगे, मतलब रॉन्ग डीड जब होगा, रॉन्ग डीड मतलब क्या होगा, कोई बुरा काम होगा तो जो सीक्वेंस होता है दैट इज 1 2 3, नॉर्मल सीक्वेंस 1 2 3, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, देन सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, गलती होगी तो। बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग गुड, मतलब राइट थिंग, राइट डीड होगा, अच्छा काम होगा, देन इट विल बी 2 3 1, मतलब पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। लेकिन एग्जाम में जाने के बाद ना हमारा दिमाग घूम जाता है, हम क्या करते हैं उल्टा पुल्टा करते हैं, यार 2 3 1 था, 3 2 1 था, 1 2 3 था, क्या था, भूल जाते हैं हम लोग। होता है कि नहीं होता एग्जाम में जाके? Yes, sir. होता है ना? तो इससे अच्छा हम एक काम करते हैं, हम लोग एक मैनर सीख लेते हैं, एटिकेट सीख लेते हैं। अच्छा गलती हुई तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? भाई मान लिया गलती मेरी थी, उसके बाद तुम्हारी थी जो सामने है, और सबसे आखिरी में चुगली करने वाले को बोला करो उसकी भी गलती थी। मतलब मैं, तुम और उसने गलती की है, और अच्छा काम किया तो अपनी तारीफ मत करो सबसे पहले, भाई मैंने किया मैंने किया मैंने किया। ज्यादातर आज वही है ना, तो एटिकेट्स लाओ अपने अंदर। पहले बोलो भाई तूने अच्छा किया, उसने भी अच्छा किया, और सबसे आखिरी में बोलो मैंने भी अच्छा किया। अभी समझ में आया आपको? कभी गलत Yes, होगा हाँ तो सर। yes, sir. आप इससे निजात पा जाओगे, 1 2 3 2 3 1 से बाहर आ जाओगे। इससे वो मतलब नहीं है ना, आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन याद रखना पड़ेगा ना सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आप इतना ध्यान रखना, अच्छा काम किया तो तूने किया, उसने किया, सबसे आखिरी में मैंने किया। अब बुरा किया तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो, भाई मेरे से गलती हुई, तेरे से गलती हुई सामने है, उसके बाद तीसरे वाले के नाम लिया करो। मतलब दूसरे के बाद ही तीसरे का नाम आया कभी भी। अच्छा किया चाहे बुरा किया, 2 के बाद ही 3 आने वाला है, क्योंकि वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ पोजिशन सिर्फ मेरी चेंज हो रही है। एक में मैं कह रहा हूँ बुरा कह रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ मैंने किया, अच्छा कह रहा हूँ सबसे आखिरी में कह रहा हूँ कि मैंने किया। बस मेरा आई की पोजीशन चेंज हो रही है, बाकी यू के बाद ही आएगा कभी भी। देख लो कहीं भी 2 के बाद ही 3 है, 2 के बाद ही 3 है। समझ में आया आपको? ये एग्जांपल लिखो पहले आप, तो ये सही है ये गलत है, ठीक है? लिखा आपने? ये सर, क्वेश्चन एग्जाम में लिख लिया आपने? Yes. नहीं सर। लिखो जल्दी लिखो। रॉन्ग डीड होगा तो 1 2 3, और राइट डीड होगा तो 2 3 1। अब देखो इसका एक और तरीका समझाने का बता रहा हूँ आपको। रॉन्ग डीड होगा तो 1 2 3 क्यों होता है? अगर क्लास में कोई बच्चा मस्ती करता है, मैंने पूछा से अभी आवाज आई, मैंने बोला किसने किया, सब ऐसे शांत हो गए, कुछ हुआ ही नहीं सर, क्या हुआ? मतलब पूरा सीक्वेंस मेंटेन करते हो। अगर कोई क्लास में बच्चा इधर का बच्चा उधर बैठ जाए तो टीचर को समझ में आ जाएगा यार तुम वहां बैठे तब वहां कैसे बैठ गए, पकड़ लोगे आप। जब सीक्वेंस चेंज करोगे तो पकड़ ले जाओगे, ठीक है? तो जब गलत करता है इंसान तो क्या करता है, सीक्वेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है, किसी को शक ना हो कि भाई मैंने कुछ किया था। समझा आपको? वैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन बेटर तरीका वही है। कौन सा? एटिकेट्स वाला तरीका, कि गलती की तो मैंने किया, अच्छा किया तो तूने किया। मैं सबसे आखिरी में, अच्छे काम में सबसे आखिरी में अपना नाम बताओ कि मैंने भी किया, और बुरे काम में सबसे पहले जिम्मेदारी लो कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई। तो क्वेश्चन के आंसर अपने आप सही जाएंगे। रब कर दूं? एक मिनट yes, सर, sir. एक मिनट। कोई डाउट है तो बता दिया करो। चलो अब अगर मैं कह रहा हूँ कि अच्छा सेकंड वाले के लिए ऑप्शन लूं मैं, अगर आपने सही काम किया है तो एग्जांपल क्या बनेगा? यू, ही एंड आई, सबसे आखिरी में। पहले तुमने अच्छा किया, उसने अच्छा किया, सबसे आखिरी में आई हैव हेल्प्ड हर। तो ये सही होगा, या दूसरा क्वेश्चन होगा आई, यू एंड ही हैव हेल्प्ड हर। One is correct. Sir, फर्स्ट right. वाला सर। इज करेक्ट। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ यू आया ही नहीं, अब मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि सिर्फ ऐसा दिया हुआ Sir, second. यू एंड आई, Second. Second, sir. तो कौन सा होगा? तो भी यही होगा, सेकंड। सेकंड सर। Second. समझ में आया आपको? क्योंकि यू पहले आएगा बाद में आई आएगा। Yes. समझ में आया ना? तो यहाँ सॉरी यहाँ पे अगर कर दिया आई एंड ही तो नहीं आएगा, पहले ही आएगा बाद में आई आएगा, मतलब सीक्वेंस वही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यू ही एंड आई, या आई यू एंड ही, तो ये गलत है। अगर गलत किया है तो आपने अपना नाम पहले नहीं लिखना है, सबसे आखिरी में लिखना है। और ये नहीं होगा तो आई एंड ही डायरेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा तो क्या होगा? यू एंड आई, इस टाइप से बीच में छुपा दो आप। अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये Yes, Yes, sir. इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर सर सुनो ना, आई ही यू आया तो
कौन सा? I, he and you have helped her. I, ऐसा आया तो he and you have helped her. ठीक है, अब मदद करने के Then बाद it's not correct. तो ये तो पूरा ही गलत हो गया ना, आई ही एंड यू नहीं होगा, यू एंड ही होगा। इतना गलती नहीं देंगे, एक सेंटेंस में हम एक ही एरर दिया जाता है, दो एरर नहीं देते कभी, ध्यान रखना आप। एक सेंटेंस में कभी भी एक ही एरर दिया जाता है। दूसरी बात ये है कि कभी भी कॉमा, पंक्चुएशन का एरर, क्वेश्चन मार्क का एरर, ये सब का एरर आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये एरर के मार्क्स नहीं होते हैं और ये एरर कंसीडर नहीं किया तो जाता है। सर ऐसा आएगा ही नहीं ना, I he गलत है, and पूरा कंप्लीटली गलत है ना, आई ही एंड यू हैव हेल्प्ड हर, क्योंकि आपको एक सेंटेंस अशोक में। सर, हाँ बोलो। we is also first pronoun ना, first person pronoun. कौन सा? वी We. ना? हाँ, वी भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है Yeah. ना। इवन यू कैन राइट So can you we, give example over we? we, you and I. You, we, you and I. Sorry. You, They. he, You, he and we. Then it's correct. या ऐसा यू हटा ही दो ना, फिर ऐसा करो जैसे मतलब मान लो he and we have helped her. Correct. Correct. Correct है, but we and he नहीं होगा, we and he is wrong, have helped her, ये गलत हो जाएगा, Cause we is a first person. That's why. because we is a first person pronoun, so we should come last when you are helping someone, because helping someone is a good deed. But if you have committed a crime, then definitely we should come first. So we and he have committed a crime. ये समझ में आया आपको order of pronoun? Yes, sir. This was all about personal pronoun. Personal pronoun से यही दो क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन मैंने बताया आपको, किस पे क्वेश्चन आते हैं। एक ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन पे क्वेश्चन आता है और दूसरा क्वेश्चन किस पे आता है, लेट एंड प्रपोजिशन के साथ हमेशा क्या लगता है, Objective. ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, बस ये दो क्वेश्चन बनते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ प्रोनाउन। इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ, दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं इसमें भी जो एग्जाम में आएंगे। पहले तो ये बताओ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन सा। रिफ्लेक्शन से मतलब क्या होता है, मिरर, मिरर में आपका रिफ्लेक्शन दिखता नहीं दिखता है, खुद का, सेल्फ का दिखता है ना, तो इसमें आता है सब माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ। कोई डाउट इसमें? No, sir. कोई डाउट इसमें? No. अरे बाबा, जब मैं दो बार बोला ना कोई डाउट इसमें, तो पक्का डाउट होता है। कोई डाउट? So it's ourselves and themselves. That's good. आर सेल्फ जैसा दुनिया में कोई वर्ड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ना देम सेल्फ एग्जिस्ट करता है। योर सेल्फ होता है और साथ में योर सेल्फ भी होता है। पहले मुझे बताओ माई सेल्फ में कितने लोग हैं? One. One person. एक ही आदमी है। हिम सेल्फ में कितने हैं? एक ही आदमी है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हर सेल्फ में कितने लोग हैं? एक ही लोग हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। इट सेल्फ में क्या है? एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आर सेल्फ में एक है कि बहुत सारे हैं? प्लूरल है, बहुत सारे हैं। तो सेल्फ होता है मैडम प्लूरल उसका, आर सेल्फ होता है। आर सेल्फ होता ही नहीं है, कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता आर सेल्फ, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। देम सेल्फ में कितने लोग हैं? बहुत सारे। They have done the work themselves. तो themselves कितने लोग हैं? ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, प्लूरल है, तो क्या होगा? themselves होता है, themselves होता ही नहीं, themselves वर्ड होता ही नहीं है कुछ। self sir spelling ठीक है, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। मैं बताता हूँ कैसे। यू कैन डू योर वर्क योर सेल्फ, अगर एक आदमी बोलूं तो, बट हम बोलूंगे आप सबको बोलूं क्या होता है, यू ऑल कैन डू योर वर्क योर सेल्फ, तो प्लूरल होगा, ये वाला आएगा। आर सेल्फ बोलो तो वी कैन डू इट आर सेल्फ या वी कैन डू इट आर सेल्फ, क्या सही है? वी कैन डू इट आर सेल्फ,
ourselves. They can do their work themselves. लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ourselves themselves लिख के दे देते हैं वो लोग, क्योंकि आपकी आदत है बोलने की. Don't worry, they can do it themselves. ऐसा बोल देते हैं हम लोग. लेकिन बोलचाल की भाषा में, कोलिक्वल लैंग्वेज में कोई पकड़ता नहीं है हमारा एरर, बट एग्जाम में एरर ही पकड़ने के काम आते हैं. ठीक है ना? तो वहां आप नहीं बोल सकते हो कि themselves, ourselves, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता पूरे डिक्शनरी में, होता ही नहीं ऐसा वर्ड, क्योंकि कभी भी सिंगुलर होता ही नहीं. सिंगुलर नहीं हो, सेल्फ लगेगा ही नहीं, सेल्फ लगेगा इसमें हमेशा. अब बताओ कितनी गलती करते हो, हमेशा लिखते हो नहीं लिखते ourselves, themselves, बोलते हो नहीं बोलते हो? Yes, sir. Yes, sir. ये कंप्लीटली गलत है, क्योंकि ये होता ही नहीं है. ourselves, themselves ऐसा वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में कहीं भी. समझा आपको? Yes, sir. ओके, अभी ये लिख लिया आपने, रब कर दूं? रब कर दूं? Yes, sir. ओके, हाँ लिख लो आप. रफ कर दो. रब कर दूं? ये तो बहुत बच्चे वाला हो गया क्वेश्चन, ये इस पे क्वेश्चन चांसेस कम है themselves और ourselves का, लेकिन फिर भी आ जाता है कई बार. छोटे मोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे CHSL वगैरह पेपर होते हैं, उसमें आ जाता है वो भी. CGL वगैरह में तो नहीं पूछा है ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चन. CGL में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है. देखो मैं आपको कुछ लाइनें लिख के देता हूँ, बताओ मुझे क्या आएगा. ए, सी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी. आपको एरर फाइंड आउट करना है, बताना है मुझे कि एरर है कि नहीं है. नहीं भी हो सकता है. he absented for 3 days. Yes, for एब्सेंटेड नहीं आएगा. नहीं आप अभी पूरा पढ़ो, absent आएगा. आप पहले पूरा लिख लो. आप they engaged in their work. I heard while playing. You must avail from this offer. We introduce to the minister. दिख रहा है अभी? सर इसमें वो नहीं होंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम वो पार्ट्स में आती, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट समझता नहीं है. नहीं आप मुझे एरर बताओ. देखो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट एग्जाम का काम है, मेरा काम नहीं है. मेरा काम आपको ये कि ओवरऑल सेंटेंस में आप एरर बताओ कहाँ पे है. वो तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वाला है, क्योंकि जरूरी नहीं कि इतना सिंपल क्वेश्चन बनेगा. वो लंबा सेंटेंस होगा बहुत बड़ा, इतना छोटा थोड़ी होगा, लेकिन उसमें आपको ढूंढना रहेगा. लेकिन अभी बेसिक कंसेप्ट तो समझ लो, क्या गलती होती है, कहाँ पे देखना है हमको. क्वेश्चन कोई भी कितना ही बड़ा हो, इंग्लिश में कितना ही बड़ा क्वेश्चन, उससे फर्क नहीं पड़ता. चलो इसमें एरर बताओ आप. जितने लोग बताएंगे मान जाऊंगा कि आपको इंग्लिश आती है. So, He absent for the 3 days. सुनील है एरर. क्या बोल रहे हो? He absent. herself on a beauty. She prides herself. She prides Herself. 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 Self.
क्या बोल रहे हो? She prides herself on her beauty. She prides herself on her beauty. हाँ. ठीक है दोस्तों, और कोई? He absented himself for He 3 days. absent for the ओके, और बताओ। सर फिफ्थ में अवेल के बाद आएगा सेल्फ। क्या बोल रहे हो? engaged फिफ्थ में अवेल के बाद योरसेल्फ आएगा। फिफ्थ में अब थर्ड में themselves आएगा ना? सी है ना, सी बोलो ना, मुझे भी दिखेगा एक बार में। थर्ड बोलो, मैं थर्ड सी में क्या बोल रहा हूँ? themselves आएगा ना? themselves They were engaged in their work. I heard my Themselves in their work. They engage themselves in their work. I hurt myself while playing. I hurt myself while playing. You You must avail yourself from this offer. must avail yourself. of this offer. ठीक है। To the minister. बाकी लोगों नहीं पता। Some people like Ajay and someone is giving the answer. Sir, you must. Yeah, Ajay Munde ना? सर एंजॉय के बाद भी आएगा लास्ट You में। must avail yourself from this offer. जितने They word enjoyed themselves. आप देखो, आप ये जितने वर्ड लिखा था, prides, absented, engaged, hurt, avail, introduce, all these words जो होता है, और भी कुछ वर्ड में लिखवा लेता हूँ, ये वर्ड्स के बाद हमेशा ही आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, कुछ भी हो जाए, हमेशा सर ही जो ये है ना, ये वाला है ना, हेलो, समझा आपको? लाइक सी प्राइड्स ऑन अ ब्यूटी, हमें लगता है अपनी सुंदरता पे इतराती, कुछ गैर दिख ही नहीं रहा है, बाकी लोगों को दिख नहीं रहा था, सिर्फ एक दो लोगों को जिनको पता था उनको मालूम पड़ा। सी प्राइड्स या आफ्टर अजय ने बताया, लोगों समझ में आया। सी प्राइड्स हरसेल्फ ऑन हर ब्यूटी, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फॉर 3 days, दे एंगेज themselves, देगा क्या बजाया? themselves in their work. I hurt myself while playing. You must avail yourself from this offer. We introduce ourselves sorry, we introduced आएगा, sorry, we introduced ourselves to the minister. They enjoyed themselves in the part. तो ये जो वर्ड्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, मोस्टली आपके एग्जाम में यही वर्ड्स पूछे जाते हैं, तो आपको पता चलेगा ये वर्ड्स आते हैं तो दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, याद रहेगा? Regarding the option E, the question E, you must avail yourself of this offer. You must avail Yourself of this offer. नहीं, of Yes, this, correct. yeah, of this offer preposition गलत है, हाँ right. You must avail yourself of this offer. Of आएगा, right? Of this offer. सर ये पार्ट्स में अगर डिवाइड होगा तो एरर कहाँ पे बताएंगे हम ऐसे, मतलब नहीं, वो कौन डिपेंड सा पार्ट एरर होगा? देखो, अगर आपका पार्ट में यहाँ पे है और फिर डायरेक्ट ऑफ आ गया, ऑफ दिस ऑफर, तो यहाँ पे क्या आएगा? अवेल वाला बताएंगे, ऑफ वाला बताएंगे एरर में? ऑफ वाले में बताओगे एरर। ये भी बहुत दिक्कत वाला काम होता है कि सर मुझे आंसर समझ में आ गया लेकिन समझ में नहीं वही वैसा ही हो रहा है नहीं, वो समझ में आ गया मुझे। अब यू मस्ट ये दे दिया मैंने फर्स्ट पार्ट, अवेल दे दिया बी पार्ट, अब ये दे दिया मैंने सी पार्ट। अब एरर किसमें है? हमको पता है योरसेल्फ आना चाहिए था, लेकिन इसमें एरर किसमें मानोगे, बी में कि सी में? इसका एक सिंपल तरीका है, यू मस्ट ए में, कोई गलती है क्या? नहीं है। अवेल, यू मस्ट अवेल, कोई गलती है क्या? नहीं। लेकिन ऑफ आया तो यहाँ गलती हो गया ना, ये लेके क्यों नहीं आया पहले? इसकी गलती है ना, ये क्यों नहीं लेके आया यहाँ पे वर्ड योरसेल्फ? इससे क्या गलती है? तो सही है ना, यहाँ तक कोई एरर है क्या इसमें? तो एरर इसका Can I say something? यहाँ पे गलती होगा ना कि यहाँ पे क्यों नहीं आया वो वर्ड। समझा कि नहीं समझा आपको? दिस इज कॉल्ड बॉर्डर लाइन एरर। सर हाँ बोलो। ऑफ के बदले टू भी आ सकता है ना? देखो डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में कैसे बोल रहे हो, उसमें डिपेंड करता है। यू मस्ट अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस ऑफर, ठीक है? यू मस्ट अवेल योरसेल्फ
एज पर द ऑफर भी बोल सकते हो। तो डिपेंड करता है ना क्या बोलना चाहते हो आप, किस पे बोलना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि फ्रॉम बोलोगे तो गलत हो जाएगा। अवेल योरसेल्फ ऑफ, एक्चुअली योरसेल्फ के साथ ऑफ लगता है। योरसेल्फ ऑफ दिस ऑफर, योरसेल्फ फ्रॉम दिस ऑफर भी होता है, योरसेल्फ टू द ऑफर अवेलेबल। अब डिपेंड करता है ना आगे क्या डालने वाले हो। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मतलब आगे क्या आने वाला है, उसके बेस पे डिपेंड करेगा। वी कैन नॉट एश्योर ऑफ इट। अवेल के साथ ऑफ आता है, अवेल ऑफ, अवेल के बाद ऑफ लगा सकते हो आप, लेकिन आगे क्या लाने वाला है वो तो डिपेंड करेगा ना। योरसेल्फ के बाद तो कुछ भी लगा सकते हो, यस बट सर। यहाँ पे ऑफ आएगा। ये समझा आपको? सर ही absented के बाद himself का आएगा ना? क्या बोल रहा हूँ? ही absented के बाद himself क्या आएगा ना सर? ये आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? ही absented himself, हाँ सर। हाँ himself आएगा ना यहाँ पे। he absented himself for 3 days। आप ये तो बताओ किसको एब्सेंट हुआ? सर मतलब वहाँ पे himself दिया होगा आपको ऑप्शन में या फिर नहीं नहीं, अभी आपको बता रहा हूँ क्या होगा यहाँ पे। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, इसका मतलब होता है खुद। मीनिंग समझ लो, समझ में आएगा हिंदी में। खुद का, खुद के या खुद की, ये मीनिंग होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो वो सिर्फ प्राइड्स ऑन अ ब्यूटी, वो सुंदरता पे इतराती नहीं, वो खुद की सुंदरता पे इतराती है। खुद की बोलना पड़ेगा। वो खुद को एब्सेंट किया उसने। दे एंगेज देमसेल्व्स, मतलब उन्होंने खुद को एंगेज किया। खुद को, खुद का, खुद के, सारे मतलब वही है। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट लगाया। यू मस्ट अवेल योर सेल्फ, खुद को। वी इंट्रोड्यूस्ड ourselves, मतलब हमने खुद को इंट्रोड्यूस किया। दे एंजॉयड देमसेल्फ, वे खुद को एंजॉय किया उन्होंने। तो सर वहाँ पे आपने yourself बोला ना, you must avail yourself, वहाँ पे yourself नहीं आएगा ना, मतलब self का नहीं नहीं, you must avail yourself यहाँ पे आएगा। yourself कब लगाते फिर हम लोग सर? नहीं नहीं, yourself मतलब वो yourself डिपेंड करता है ना। you must, अगर मैं पूरा you all, अगर यहाँ all कर दूं तो सब लोग you all must avail yourselves of this offer। तो डिपेंड करता है। लास्ट वाला क्या बताया? They enjoyed themselves in the party। अशोक सर, बोलो। what would be for I itself? think hello. Itself के लिए क्या आएगा, कैसा सेंटेंस आएगा? क्या बोल रहे हो? एक एग्जांपल दो ना itself के लिए। किसके लिए? itself के लिए। itself, हाँ। एक मैं बता रहा हूँ आपको। ये लिख लिया था ना आपने? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. क्या करो होगा। अगर कोई जानवर है तो क्या बोलोगे? इट हर्ट इटसेल्फ ही बोलोगे ना। इट हर्ट इटसेल्फ ही होगा ना। कोई जानवर है, अगर कोई जानवर है तो क्या होता है? इट हर्ट इटसेल्फ होगा कि नहीं होगा? समझ में आया आपको अजय? हाँ सर। इट हर्ट इटसेल्फ, ठीक है। इसी टाइप से और भी वर्ड होते हैं इनके आगे लगता है। एक होता है सेटिस्फाई, जो आता है एग्जाम में। सेटिस्फाई भी आता है, ले भी आता है। जैसे दिस या दे लेड themselves in the trouble, they led themselves in the trouble by doing this। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ सर। They led themselves in the trouble by doing this। ऐसा करके खुद अपनी मुसीबत मोड़ ले ली उन्होंने। तो ले का क्या हो जाएगा? लेड। सेटिस्फाई के साथ भी आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे कि इनके अगर लगा हुआ है तो आपको कंफर्म है कि आपको लगाना पड़ेगा। सर ऐसा भी आ सकता है ना, he would do his homework by itself। They cheated themselves। अशोक सर, हाँ बोलो। ऐसा भी आ सकता है ना, he would do his homework by itself। क्या बोल रहे हो? Yes, yes, correct. क्या बोल रहे हो? He would do his homework by itself। वो जो आप बोल रहे हो ना, वो अलग चीज।
वो भी हम आएंगे वहां पे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। लेकिन आपने क्या बोला, अब बताओ, आपको सेंटेंस बताता हूँ मैं, आपने क्या बोला? He would do his homework by itself. He would, don't worry, he would do his homework by by itself. himself, ये आपने बोल दिया है। ये वो अपना हेल्पिंग Sorry. वर्ब आ गया ना। नहीं, उससे मतलब मत हो, इतना दिमाग मतलब हेल्पिंग वर्ब के। he would do his homework by himself, तो himself मतलब क्या होता है? खुद। हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? खुद को, खुद का। काके की लगा क्या यहाँ पे? अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं ये काम खुद कर सकता हूं, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहलाता है वहां पे। आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, बट ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है माई सेल्फ यहाँ पे। ये आगे हम पढ़ेंगे, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, एम्फेसाइज करने की बात कर रहे हैं हम लोग। आई कैन डू इट माई सेल्फ, दे कैन डू इट देमसेल्व्स। ये क्या है? एम्फेसाइज कर रहे हैं हम लोग, वो अपना काम खुद कर सकते हैं। खुद को नहीं बोला मैंने। अभी हमने जितने पढ़े थे, ये चीट, प्रेजेंट, सेटिस्फाई, ले, या जितने वर्ड्स हमने पढ़े थे, वहां जो मीनिंग आ रहा था वो खुद सुंदरता पे इतराती है, खुद की। तो का के की को, अगर ये खुद के साथ का के की को लग रहा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। ओनली खुद लग रहा है, का के की के नहीं लग रहा है, तो वह एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है, जो भी नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया आपको? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया? आपने लिख लिया, आपने चीट, प्रेजेंट, सेटिस्फाई, ले, ये भी 4 वर्ड आते रहते हैं एग्जाम में। इनके बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। आपको वर्ड्स याद रहना चाहिए। लिख लिया आपने? रब कर दूं? Yes, sir. सर रुको रुको, हाँ, लिख लो लिख लो। सर सुनो ना, वहाँ पे आपने ले लिखा है और लेड लिखा है, तो दोनों के बाद आएगा ना? सर वो आपने की के बाद क्या लिखा है? एक मिनट। चांदनी, आर यू फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम? ओजस, आर यू फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम लुकिंग एट द बोर्ड? दिख नहीं रहा क्या प्रॉपर बोर्ड आपको? Yes, sir. Now it's clear. Yeah? Yes. Now it's clear, sir. Now Now it is it's clear. Okay. And Chandni, you have asked, like, I think after the verb we have to put accordingly reflection. No, it is depends on the particular type of verb. ये particular verb है जिसके बाद हम लोग reflexive pronoun लगते हैं। हर verb के बाद reflexive pronoun नहीं लगाते हम लोग। मतलब we cannot put reflexive pronoun after every verb. जो भी verb हो, cheat भी verb है, satisfy verb है, present verb है, lay verb है, engage वगैरह जो verb थे, avail वगैरह, इनके साथ हम लोग reflexive pronoun लगते हैं, लेकिन हर verb के साथ reflexive pronoun नहीं लगाया जाता। ठीक है? Okay, sir. सारे verb के साथ reflexive pronoun नहीं लगाते बेटा, है ना? Okay, according situation we have to put, sir, no? According situation, और it's better you just mug up these words, क्योंकि आपके एग्जाम में यही वर्ड्स आते हैं बार बार, चाहे एसएससी हो, इंग्लिश, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, मोस्टली आपके यही जो 10-12 वर्ड्स हैं, इसी में से पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। ये मैं देख चुका हूँ पिछले 10 साल Okay. तो डोंट वरी अबाउट दैट। इससे बाद वर्ड आपका। Okay, okay. सर वो ले और लेड का क्या बताया था आपने? एक और वर्ड आता है प्रोस्ट्रेट, ये भी कई बार आता है, बहुत कम आता है लेकिन आ जाता है कई बार। प्रोस्ट्रेट भी आता है। प्रोस्ट्रेट मतलब मालूम है, साष्टांग प्रणाम जो होता है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, प्रोस्ट्रेट करना। सर हाँ बोलो। ले और लेड का क्या बताया था आपने? सर लेड भी आएगा ना? कौन सा? लेड और ले। नहीं, ले का ही है ना, ले का पास्ट टेंस बना दिया, लेड, दे लेड देमसेल्व्स इन द ट्रबल बाय डूइंग दिस, ऐसा करके खुद मुसीबत मोड़ लिया। तो ले मतलब क्या? ले का मतलब बहुत सारे मतलब निकलते हैं। जैसे ले का मतलब, अगर मतलब अंडे की बात करूं तो जो हैन होती है, दे ले एग्स, मतलब अंडे देती है। तो ले मतलब क्या हो गया? देना भी हो गया वहां पे। अगर मैं ले का अगर वैसा सेंस बोलूं तो लाई डाउन, तो लाई डाउन ऑन द बोर्ड मतलब क्या होता है? ही लेइंग, लेइंग मतलब क्या? पड़ा हुआ है बिस्तर पे, लाइंग ऑन द बेड। और लेट देम, लेटा हुआ है, हाँ। खुद को फंसा दिया अपने आप को। यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है? खुद को फंसा दिया। लेट देमसेल्फ मतलब क्या हुआ? ऐसे सिचुएशन में अपने आप को डाल दिया। लेट मतलब क्या हुआ? यहाँ सेंस क्या आ रहा है? डाल दिया अपने आप को। मतलब यू हैव पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन, मतलब दे हैव लेट देमसेल्व्स मतलब क्या होता है? पुट देमसेल्व्स इन द ट्रबल बाय डूइंग दिस। तो लेट का सेंस यहाँ क्या आ रहा है? पुट, अपने आप को डाल देना, वो सेंस में आ रहा है। सर वहाँ पे आपने प्रेजेंट लिखा है ना? क्या बोल रहे हो? प्रेजेंट लिखा है ना सर? दे ले देमसेल्व्स, नहीं सर, चिट के बाद क्या लिखा है आपने?
ये देखो चीट लिखा है, प्रेजेंट लिखा है, जैसे एब्सेंट था प्रेजेंट भी होता है, सेटिस्फाई होता है, ले होता है, और प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट मतलब होता है साष्टांग प्रणाम होता है ना, पूरा लेट के जमीन पे, दे प्रोस्ट्रेट देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द गुरु, इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, गुरुजी के सामने पूरा साष्टांग प्रणाम करा उन्होंने, पूरा लेट के प्रणाम नहीं करते, देखा होगा आपने, दैट इज कॉल्ड प्रोस्ट्रेट। ये लिख लिया आपने? Shall I rub the board? Yes, sir. Okay. Shall I rub the board? Now, ये समझ में आया आपको? इसका मतलब ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या सेल्फ प्रोनाउन का मतलब होता है खुद का, खुद के, खुद की या खुद को। समझा आपको? अब जो अगला आने वाला है एम्फेटिक प्रोनाउन, बकवास है, इससे एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, जो अभी आप पूछे थे बता देता हूं मैं आपको, बस जानकारी में होना चाहिए बस। एम्फेटिक प्रोनाउन, बाकी बकवास पार्ट है, इससे कुछ भी नहीं आता है। एम्फेटिक मतलब नाम से लग रहा है एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज करना मालूम है क्या होता है? एम्फेसाइज करना या इंसिस्ट करना मतलब क्या होता है? जोर देना, फोर्स करना, यही मतलब होता है ना, एम्फेसाइज करना मतलब जोर देना। तो एम्फेटिक प्रोनाउन भी वही होता है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, सारे वही, माई सेल्फ, और क्या, योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, अब तो समझ में आ गया, सेल्फ भी होता है, देन आर सेल्फ्स। तो सर पता कैसे चलेगा कि ये एम्फेसाइज है कि ये? पूछेगा नहीं आपसे तो पता क्या चलेगा, कोई पूछेगा नहीं, बस मैं आपको समझाया तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ना अभी, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, और पेशेंस रखो, सब बता दूंगा मैं आपको, इटसेल्फ। अब देखो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह? बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए ग्रामेटिकली। अगर मैं कहता हूं कि आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, इसका मतलब क्या होता है? मैं ये काम खुद कर सकता हूं, और एम्फेटिक मतलब होता है खुद, तो एक ही वर्ड है, इसका मतलब क्या? खुद। इसके अलावा खुद को, का के कुछ भी नहीं आता है, मतलब आता है सर सिर्फ खुद। जहां भी जब आप हिंदी मीनिंग बनाओगे और जहां पर मीनिंग सिर्फ खुद आए, खुद को, खुद का, खुद की, खुद के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ खुद आएगा, सिर्फ ये मीनिंग आएगा, तो समझना वो क्या है, वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। और खुद के बाद अगर काके की को लग रहा है, मतलब प्रपोजिशन लग रहा है काके की को, तो समझ जाना वो क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे जितने वर्ड यूज कर रहे हो आप, कर सकते हो ना जो खुद के सेंस में, मतलब यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम ये काम खुद कर सकते हो, खुद को कर सकते हो या खुद कर सकते हो, क्या बोलोगे? खुद कर सकते, खुद कर सकते, खुद कर सकते। तो वो एम्फेटिक है। अब जोर दे रहे हो सामने वाले पे, तुम ये काम खुद कर सकते हो, क्यों डिस्टर्ब करो दूसरों को आप? यू कैन डू इट योरसेल्फ। समझा आपको? वी कैन डू इट आवरसेल्व्स, हम लोग अपना ये काम खुद कर सकते हैं, खुद को कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, क्या बोलोगे? खुद कर सकते हैं। दे कैन डू इट देमसेल्व्स, वो ये काम खुद कर सकते हैं। ही कैन डू इट हिमसेल्फ, वो खुद कर सकता है। शी कैन डू इट हरसेल्फ, खुद कर सकती है। इट कैन गो इटसेल्फ, वो खुद जा सकती है, मतलब गाय भैंस कुत्ता जो भी है, इट कैन गो इटसेल्फ, वो खुद जा सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ सिंस क्या आ रहा है, यहाँ पे हमेशा खुद, यहाँ पे का के की को नहीं आ रहा है। जहां पे का के की को आएगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जहां पे नहीं आएगा वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। समझ में आ गया? और ये बकवास से कुछ भी नहीं पूछा जाता एग्जाम में। आपको चाहो तो एग्जांपल लिख लो, आई हैव डन मायसेल्फ, आई हैव डन दिस मायसेल्फ, मोहन हिमसेल्फ इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस मिस्टेक्स, सीता हरसेल्फ इज गुड बट नॉट हिज फ्रेंड्स, कुछ भी लिख लो आप। जैसा अगर मैं बोलूं, ये लिख लिया आपने? ये लिख लिया आपने? हाँ सर। यस yes sir, मैं बोलूं सीता herself is good but not his friends, but not her friends, मतलब सीता खुद तो अच्छी है पर उसके दोस्त अच्छे नहीं है। तो वो खुद तो अच्छी है, तो खुद अच्छी है, खुद को अच्छी है, क्या बोलोगे? खुद अच्छी है। खुद अच्छी है, तो खुद जब बोल रहे हो तो फिर क्या आएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन है। जैसे you yourself is responsible। सर लेकिन सीता का ये होगा ना, सीता खुद के लिए अच्छी है, दूसरों के लिए नहीं। You yourself is responsible for all this। अब तुम खुद जिम्मेदार हो। You yourself are responsible for all this।
तुम खुद जिम्मेदार हो इस सब चीजों के। सर ये सीता वाला जो आपने सेंटेंस लिखा है ये ऐसे होगा ना, सीता इज अ गुड हरसेल्फ बट नॉट हर फ्रेंड। सीता हरसेल्फ लगा सकते हैं। हाँ, सीता हरसेल्फ बोल सकते हैं, यू योरसेल्फ नहीं बोलते हैं, आई माई सेल्फ। नहीं सर, सीता हर सेल्फ मतलब सीता खुद के लिए अच्छी है, उनके फ्रेंड के लिए नहीं। नहीं, सीता हरसेल्फ इज गुड का मतलब होता है सीता खुद तो अच्छी है बट नॉट हर फ्रेंड्स, बट उसके दोस्त अच्छे नहीं है, ये मतलब है इसका। और इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, सीता इज गुड हरसेल्फ, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, बल्कि मतलब ऐसा हो जाएगा सीता इज गुड फॉर हरसेल्फ बोलना पड़ेगा, वो खुद के लिए अच्छी है, तो रिफ्लेक्शन बना हो जाएगा हरसेल्फ, वो खुद के लिए अच्छी है, फिर वो के लिए आ जाएगा, फिर वहां पर सेंस अलग हो जाएगा, गुड फॉर हरसेल्फ। समझा आपको? ओके सर। सीता herself is good, this is proper, this you yourself can do this question, he himself is responsible for everything, ऐसा बोलते हैं हम लोग, I myself can do this, ऐसा बोलते हैं हम थोड़ा लोग, कंफ्यूजिंग लग रहा है सर। खुद कर सकता हूँ ये काम, why I'll hire anybody else, I myself can teach English, why should I hire somebody else? अशोक सर, हाँ बोलो। सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक एग्जांपल दो ना, जैसा जंबल अप करके। किसका? दोनों का रिलेटेड, मतलब फिर हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब किसका आपको चाहिए एग्जांपल? सर तो जो आपने माई सेल्फ का लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क। हाँ बोल सकते हैं ना। तो सर पहला सेंटेंस आपने तो ऐसे लिखा, आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ। सर कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं ये काम खुद कर सकता हूँ, आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, इसमें और ज्यादा एम्फेसाइज करो, आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, एम्फेसाइज करो नहीं करो इसमें ज्यादा और ज्यादा, मैं खुद कर सकता हूँ ये काम। दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है ना? दोनों सही है, मैं ये काम खुद कर सकता हूँ, मैं खुद ये काम कर सकता हूँ, दोनों गलत है क्या? बताओ कौन सा गलत है, हिंदी बताओ। मैं ये काम खुद कर सकता हूँ और एक मैं बोल रहा हूँ मैं खुद ये काम कर सकता हूँ, क्या गलत है दोनों में? क्योंकि मैं खुद ये काम कर सकता हूँ ज्यादा एम्फेटिक लग रहा है, जोर देने वाला। समझ में आया कि नहीं आया आपको? यस सर। देखा दे आर डन देमसेल्व्स आएगा ना? क्या बोल रहा हूँ? दे का एग्जांपल दे आर डन देमसेल्व्स आएगा सर? दे आर डन देमसेल्व्स। दे आर, क्या बोल रहे हो? दे आर डन, दे आर डन, हाँ दे आर डन देमसेल्व्स। नहीं, बट सेंस क्या आएगा? दे आर डन देमसेल्व्स, दे आर डन मतलब जैसे बोलते हैं ना आई एम डन, बस मेरे से बस की नहीं हुआ, बहुत समझा दिया मैंने, समझा दिया, अब थक गया मैं, आई एम डन, आई एम नॉट गोइंग टू एलोबरेट एनीथिंग नाउ। तो आई एम डन मतलब क्या हुआ? मेरा हो गया हुआ, या खाना खा रहे हैं और पेट भर गया मेरा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम डन, मैं आगे नहीं जा सकता। तो बट अगर आप बोल रहे हो कि दे आर डन देमसेल्व्स, तो वो सेंस नहीं बनता ना, दे आर डन देमसेल्व्स क्या सेंस बनता है? दे आर डन मतलब हाँ, तो उनका वहीं का कहानी खत्म हो गई ना, फिर देमसेल्व्स बोलने की जरूरत ही नहीं वहां पे। फिर आगे सेंटेंस पूरा बोलो, कुछ और बना रहे हो तो अलग बात है। सर ये एम्फेटिक प्रोनाउन में खुद ही की बात हो रही है ना? देखो कहानी वही है, आई एम डन माई सेल्फ, आई एम डन माई सेल्फ क्या होता है फिर? मतलब फिर आई एम डन, सबको पता है माई सेल्फ खुद के लिए बोल रहे हो, फिर वहां जरूरत नहीं है बोलने की, दैट इज सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी बोलना हो गया वो। हाँ ये बोल सकते हो दे कैन मैनेज देमसेल्व्स, दे कैन मैनेज देमसेल्व्स, वे खुद मैनेज कर सकते हैं, बट यहाँ पे दे कैन मैनेज देमसेल्व्स में क्या आ जाएगा? वे खुद को मैनेज कर सकते हैं, या दे कैन मैनेज देमसेल्व्स मतलब वो खुद मैनेज कर सकते हैं? दे कैन मैनेज देमसेल्व्स, खुद मैनेज कर सकते। हाँ बोलो। नहीं सर, मैं बता रहा था कि खुद मैनेज कर सकते हैं इसमें। नहीं ये बकवास है, इससे ज्यादा क्वेश्चन कुछ पूछना नहीं है, एम्फेटिक में कुछ बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, तो क्या बनाएंगे? इसमें तो कुछ क्वेश्चन आता नहीं, मैंने बोला सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन से आता है क्वेश्चन, वो हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्टिव बोल रहा हूँ, उससे सबसे ज्यादा आता है रिलेटिव प्रोनाउन से। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन सा था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी कितने हो गए आपके? 3 हो गए ना? चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
नाम से लग रहा है डेमोस्ट्रेशन देना। डेमोस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? इशारा करना। डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इशारा रिएक्ट करना। करना। कैसे इशारा किया जाता है? दिस, दैट, दीज, दोज, सच। ठीक है, तो ये क्या होता है? दूर से इशारा करते हैं, उंगली दिखा के बात करते हैं ना, डेमोस्ट्रेट करते हैं। याद करो जब आप स्कूल में जाते थे, पीटी करते थे हम लोग, तो डेमोस्ट्रेट के बंदा दिखा रहा था, ऐसे करो, ऐसे हाथ उठाओ, करते थे नहीं करते डेमोस्ट्रेशन? एक डेमोस्ट्रेटर खड़ा होता है ना हाँ सामने। सर। तो ये भी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वही चीज है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता है डेमोस्ट्रेशन देने के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, जैसे कि लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, सच। ठीक है, तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज व्हाट? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। बहुत सिंपल है। दिस किसके लिए लगता है? पास की चीज के लिए और सिंगुलर के लिए। दैट किसके लिए लगता है? दूर की चीज के लिए बट सिंगुलर के लिए। दिस किसके लगता है? पास की चीज जो प्लूरल हो। दोस्त किसके लगता है? दूर की चीज जो प्लूरल हो। और सच मतलब क्या होता है? ऐसा। जैसे मैं बोलूं दिस इज माई बुक, तो ये इशारा कर रहे हो ना, ये मेरी किताब है। दैट इज योर बुक, ये तुम्हारी किताब है। दोज या दीज, सॉरी, दीज बुक्स इज योर्स। माइन, those books are mine, या such books are lying on the table, such books are lying on the table, ऐसी किताबें जो हैं टेबल पे रखी हुई हैं। such books are lying on the table। ये डेमोस्ट्रेटिव है, बकवास है, इससे क्वेश्चन बनता नहीं है इतना कोई खास। बस आपको पता होना चाहिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। बकवास है तो पढ़ना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि अब 9 प्रोनाउन पढ़ना है तो आपको ऐसा नहीं छोड़ दोगे आप। आपको पता होना चाहिए कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है इशारा करने वाले जो प्रोनाउन होते हैं, जो दिस, दैट, दीज, दो, जहां पे उंगली दिखाई पड़ता है, सच, है ना। सच पीपल, जैसे बोलते हैं ना, सच पीपल ऑलवेज लेड अस इन ट्रबल। ऐसे लोग हमेशा हमको मुसीबत में डालते हैं। सच पीपल, सच पीपल मतलब क्या होता है? इशारा कर रहे हो ना, कुछ टाइप के लोग, उस टाइप के लोग। तो कभी भी आपको इस मतलब जैसे दिस मतलब क्या होता है? यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये, दोज मतलब वो, सच मतलब वैसे, तो यह, वह, वो, वैसे, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं दैट टर्म इज व्हाट? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आया कि नहीं आपको? समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट इसमें? नो सर। हाँ सर, एक डाउट बोलो सर। अभी एरर फाइंड आउट में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे मतलब आएगा? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या पूछेंगे? इसमें दिस, दैट, दीज, दो सबको पता होता है। सर मतलब एक चीज को पॉइंट आउट करना ना, डेमोस्ट्रेटिव मतलब। हाँ, पॉइंट आउट करना है बस। इसमें बोलो ना, बकवास है, इसमें से नहीं आते क्वेश्चंस। जो आते हैं वो पढ़ते हैं ना जबरदस्ती की। ये सब मैं बोला ना आपको, 9 है तो मुझे ऐसा नहीं कर सकता ना 5 ही पढ़ा दो काम के, बाकी नहीं पढ़ा दो। बोलोगे सर 4 पढ़ाए नहीं सर ने, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मजबूरी में पढ़ा रहा हूँ मैं। कुछ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। जो कंफ्यूजिंग है वही डालते हैं लोग। हाँ, जो क्वेश्चंस में कंफ्यूजिंग है वही डालते हैं एग्जाम में। हाँ, वही आता है ना एग्जाम में। एग्जाम है ना, कोई बच्चों का एग्जाम थोड़ी है जो मतलब आप जैसे चाहोगे वैसे एग्जाम में क्वेश्चन बने कि भाई छोटे छोटे क्वेश्चन बनाओ, दिस किया दैट आएगा। ये तो बच्चों को स्कूल बुक में दिया रहता है कि दिस आएगा दैट आएगा, है ना, कि दिस आएगा कि दो जाएगा। ये बच्चों की बुक में होता है, अपनी बुक में थोड़ी मिलेगा ऐसा। हाँ सर। लिखा आपने? हाँ सर। तो दिस वाज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक और बकवास वाला पढ़ लेते हैं, फिर अपन काम की चीज पढ़ते हैं। अगला बकवास जो है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा नंबर है? इंडेफिनेट है ना? इंडेफिनिट है सर। उसका मतलब नहीं हो, जो सीक्वेंस वैसा कोई सीक्वेंस नहीं होता इसका। फिफ्थ नंबर। कौन सा नंबर है? फिफ्थ सर। फिफ्थ। हाँ सर। फिफ्थ है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ले लेते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ताकि ये बकवास वाले खत्म हो जाए, फिर सब काम के पढ़ेंगे ना, फिर अपन और डिटेल में पढ़ेंगे उनको। इनमें टाइम बर्बाद करने मतलब नहीं है ना। इंटरोगेटिव नाम से लग रहा है। इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है? क्वेश्चन वाले। क्वेश्चन मतलब क्या होता है? डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। डब्ल्यूएच क्वेश्चंस क्या होता है? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच, व्हाई, वेयर, वेयर,
समझ में आएगा आपको? ये समझ में आएगा नहीं आया? WH क्वेश्चन जितने भी होते हैं, अब हाउ पूछना होता Yes, sir. W हो गया, फिर भी WH क्वेश्चन में ही आता है हाउ, WH क्वेश्चन में ही आता है ये। व्हाट, हु, हाउ, व्हिच, होम, जितने भी होता है ना, होम, ये सारे आपके क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया ये सारे? क्या हो गए सारे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, होता ही नहीं होता? वेयर, वाई भी होता है, नॉर्मली पूछे जाते हैं वाई। ठीक है, तो अब इसमें तो कुछ बनने वाला है नहीं क्वेश्चन। व्हाट आर यू डूइंग, हु आर यू, हाउ आर यू वर्किंग, हाउ आर यू डूइंग, ठीक है, हाउ आर यू फीलिंग, व्हिच बुक यू वांट, whom do you want to meet, where you want to go, why are you asking these type of questions? बन गया क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बकवास है, कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, बस मिटा दूं। Yes, sir. समझ में आया ना आपको? Yes, sir. ओके, तो दिस इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मतलब क्वेश्चन वाले। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं ये प्रोनाउन में आते हैं। मतलब कोई पूछे कि ये हु, व्हिच, व्हाट, हुम, ये सब होता है, ये क्या होता है? नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रोनाउन का पार्ट है, क्योंकि कोई ना कोई नाउन की जगह पे आ रहा है ना। वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर क्या होगा? कोई जगह का नाम होगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना, तो जितने भी हैं यहाँ पे क्या है, नाउन की जगह पे आने वाले वर्ड्स हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था ये। नाउ अभी कौन सा? सिक्स्थ पढ़ते हैं, जो छोटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आता है, नाम से लग रहा है रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? 5/6 क्या रेसिप्रोकल क्या है? 6/5. 6/5 मतलब उल्टा। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है? 2. मतलब वही 2 4 जो लिखते हैं, एक्चुअली क्या होता है? 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 होता है ना। तो अगर बोलो कि इफ द मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर 2, तो क्या होगा? 1/2। 1, 2, 3, 4 अगर बोलो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 का तो 1 ही होगा, 2 का क्या होगा? 1/2, 1/3, 1/4, क्योंकि नहीं चाहते हो सबके नीचे 1 है ही ऑलरेडी। समझ में आया रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में रेसिप्रोकल का मतलब ऐसा होता है, उल्टा। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन में इस पे क्वेश्चन आता है कई बार। यहाँ पे 2 होते हैं, कौन से? एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। अब मुझे बताओ, बोथ ऑफ यू शुड हेल्प ईच अदर या बोथ ऑफ यू शुड हेल्प वन अनदर? each other, sir. बोथ ऑफ यू शुड हेल्प each other, and all of you should help one another. One another. one another. That's good. अच्छी क्लास है मेरी, आती है थोड़ी बहुत इंग्लिश। तो ईच बात कर रहे तो each अदर, other ना, 2 लोगों के बीच में जब बात होगी तो ईच अदर, और मोर देन 2 होगा, तो वन अनदर। जैसे अगर बोलो एग्जांपल, तो बोथ ऑफ यू शुड हेल्प each other. Both of you should help each other, and all of you help one another, all of you should one help another, क्या आएगा? one another. one another. समझ में आएगा नहीं आया? एग्जाम्पल ये ए का, मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल ए का है, सेकंड एग्जाम्पल ये बी का है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन जाता है? मोहन, निधि एंड खुशबू टीज, मोहन, निधि एंड खुशबू टीज ईच अदर। one another आएगा ना One इसमें? another आएगा. वन अनदर आएगा। One another आएगा. ये गलत है, क्या आना चाहिए यहाँ पे? One another. one another. क्योंकि यहाँ पे कितने लोग हो गए? 2 से ज्यादा हो गए।
समझ में आया आपको ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस वाज ऑल अबाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लिख लो बस, खत्म है ये। तो ये इम्पोर्टेंट है रेसिप्रोकल? हाँ, रेसिप्रोकल इंपॉर्टेंट है, कई बार एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। हेलो सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। जैसे ईच अदर में मतलब होता है एक दूसरे को, और वन अनदर मतलब होता है एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो ये अपने आप में वन अनदर मतलब होता है एक दूसरे को, मतलब तो मीनिंग हिंदी देखो दोनों मतलब एक दूसरे को होता है। बट ईच अदर मतलब क्या होता है, मैं तुमको तुम मुझको हेल्प करेंगे। और वन अनदर का मतलब होता है मैं तुमको तुम उसको, वो उसको, वो उसको, इस टाइप से। मतलब वन अनदर मतलब एक दूसरे को, मोर देन टू होता है इसमें। और यहाँ पे सिर्फ दो लोग बीच में होता है, ईच अदर। समझ में आपको? Yes. तो बोथ मतलब कितने लोग हैं? दो। तो बोथ ऑफ यू शुड हेल्प क्या आएगा? दो लोग हैं तो क्या आएगा? ईच अदर। ऑल ऑफ यू, अब यहाँ ऑल है तो बहुत सारे लोग हैं, तो यू शुड हेल्प वन अनदर। मतलब एक दूसरे की मदद करने का मतलब क्या होता है? तुम उसको, वो उसको, वो उसको। यहाँ पे देखो मोहन, निधि एंड खुशबू, टीच वन अनदर। मतलब मोहन निधि को, निधि खुशबू को, खुशबू निधि को, निधि मोहन को, सब एक दूसरे को टीच करते हैं, तो वन अनदर आएगा। मीनिंग दोनों का वन एक दूसरे को है। लेकिन यहाँ पे दो से ज्यादा लोग हैं तो एक दूसरे मतलब दूसरा के बाद जब तीसरा आ जाएगा तो वन अनदर आता है, और सिर्फ दो लोग रहेंगे तो ईच अदर आता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई मीनिंग वाइज दिक्कत हो जाएगी, मीनिंग वाइज समझ में नहीं आएगा। मीनिंग के दोनों का एक ही होता है, एक दूसरे को। समझा अभी आपको? हाँ सर। रब कर दो बोर्ड। हाँ। Yes, sir. दिस वाज ऑल अबाउट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अभी इसके बाद जो पढ़ने जा रहे हैं सब काम के, बकवास वाले खत्म हो गए। नाउ अभी कौन सा नंबर 7? इंडेफिनिट। जैसे सुबह क्लास अटेंड किया था उनको पता भी है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन बताओ क्या क्या होता है? someone, anyone, None. Nobody. Anyone, Something. no one, sometime, one। नहीं, ये 5 जो आपके हो गए ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। और बहुत से आपको सब्स्टिट्यूशन आप दे सकते हो, क्या लगा? वन की जगह पे आप काम कर सकते हो कि somebody, something, where, somewhere, somehow, ऐसा चीज बना सकते हो। सबके साथ ही लगेगा, ऐसा नहीं बोलोगे नो हाउ बनेगा, एवरी हाउ बनेगा, ऐसा नहीं बनता है। ठीक है, तो सबके साथ नहीं लगेगा, बट नॉर्मली आप ये सारे वर्ड्स आप जिससे फिट हो रहा है लगा सकते हो आप। तो इतने सारे वर्ड बनते हैं, मतलब समवन, समबडी, समथिंग, समटाइम, समवेयर, समहाउ, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीटाइम, एनीवेयर। एनी हाउ तो नहीं होता है, एनी हाउ भी होता है। एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरी टाइम, एवरीवेयर। एवरी हाउ नॉर्मली यूज नहीं करते हम लोग। नोबडी, नथिंग, नो टाइम, नो टाइम नहीं बोलते हम लोग नॉर्मली। नोवेयर होता है। नो हाउ, नो हाउ बोलते हैं ना, टेक्निकल नो हाउ, लेकिन वो नो के स्पेलिंग KNOW होता है। वो नो हाउ, ये वाला नो हाउ यूज नहीं करते हम नॉर्मली। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग इसको इनडेफिनिट क्यों कहते हैं? डेफिनेट का मतलब क्या होता है बताओ? बोलो सर, वो fixed, मुदीमत बोला सर, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला डेफिनेट था ना? देखा है? सर लिमिट होता है ना डेफिनेट मतलब? डेफिनेट मतलब वो बहुत डेफिनेट था शुरू से, इसलिए उसके घर वाले ने नाम डेफिनेट रख दिया था। सुना है? पीछे देखिए, नहीं देखिए? तुमसे ना हो पाएगा। पूरा देखा। गैंग्स ऑफ वासेपुर। सर वो नहीं देखिए, मिर्जापुर देखिए। अच्छा, मिर्जापुर देखते हो, ठीक है। तो डेफिनेट का वहां पे एक लड़के का नाम रहता है डेफिनेट। हाँ सर, पता है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, पक्का। और इनडेफिनेट मतलब क्या होता है? निश्चित नहीं है, पक्का नहीं है। Someone is calling, मुझे ये बताओ, someone is calling you। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि someone is calling you में कौन बुला रहा है, आपको पता है क्या? नहीं नहीं पता, इनडेफिनेट है। ठीक है। Is anyone coming with me? कोई मेरे साथ आ रहा है क्या? सर आपकी आवाज गई। आवाज भी वो कॉल मैंने बोला someone is calling me, इसलिए बोला था मैंने एग्जांपल कि एक्चुअली कॉल आ रहा था किसी का, तो ब्रेक हो जाता है ना आवाज।
someone is calling me, is anyone coming with me? कोई मेरे साथ आ रहा है क्या? तो पता है क्या कौन कौन आ रहा है? नहीं पता है, indefinite है. Everyone is asking the same question. हर कोई एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन आपको पता है कि कौन पूछ रहा है? नहीं. No one is going there. कोई वहां नहीं जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि कौन कौन नहीं जा रहा है? नहीं पता. One has to understand what I am saying. एक को समझना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ. अगर आपको पता वो एक कौन है जिसको मैं समझाना चाह रहा हूँ? नहीं पता. तो यहाँ पे आप जो भी बात कर रहे हो ये बहुत अनसर्टन है, इनडेफिनेट है, पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है. इसलिए, और ये किसी व्यक्ति की जगह पे या कोई सामान की जगह पे लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनडेफिनेट प्रोनाउन. समझ में आया आपको इनडेफिनेट क्यों बोलते हैं इसको? डेफिनेट नहीं है यहाँ पे, कोई भी चीज डेफिनेट नहीं है. समवन है, समथिंग है. अब मैं बोलूं कि खाने में समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो मिसिंग है. अब मुझे बताओ कितनी चीजें मिसिंग है? सम मतलब होता कुछ, समथिंग कोई एक चीज है, चाहे नमक है, मिर्ची है, कोई भी एक चीज है. समथिंग इज मिसिंग इन द फूड, मतलब क्या हुआ? कोई एक चीज है जो मिसिंग है, बट वो क्या है? इनडेफिनेट है, मुझे पता नहीं क्या है वो. समवन इज कॉलिंग यू, कितने लोग कॉल कर रहे हैं? सम मतलब समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कितने लोग नॉक करने वाले दरवाजे? कोई एक है लेकिन पता नहीं कौन है. समझ में आ रहा है? इवन कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सम मोहन इज कॉलिंग यू. इसका मतलब क्या होता है? कोई मोहन नाम का है जो तुम्हें कॉल कर रहा है, पता नहीं, क्योंकि आप जानते नहीं उस मोहन को. सम मोहन इज कॉलिंग यू, मोहन इज कॉलिंग यू तो नॉर्मल हो गया. सम मोहन इज कॉलिंग मतलब क्या होता है? कोई मोहन करके कॉल कर रहा है आपको, तो वहां भी बोलते हैं कोई. तो सम का मतलब कुछ होता है, सम का मतलब कोई भी होता है. तो समवन मतलब कोई एक. तो समवन मतलब क्या होता है? कोई एक. एनीवन मतलब क्या होता है? कोई भी एक. एवरीवन मतलब हर एक. नो वन मतलब होता है कोई एक भी नहीं. वन मतलब होता है एक. तो सारे में सेंस किसका आ रहा है? एक का आ रहा है. इसलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में, वो बनता है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है. ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस पे. इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है इसके साथ. समझ में आएगा नहीं आया आपको? इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब होता है. अब मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल. आप देखें, ये लिख लिया ना आपने? यस सर. अब इसमें एग्जांपल देखें इनडेफिनिट प्रोनाउन का. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है. एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पे, और इसी बेस पे आते हैं जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको. जैसे मुझे बताओ, समवन या समथिंग क्या आएगा? इज मिसिंग या आर मिसिंग? is इज मिसिंग. ठीक है. दूसरा मुझे बताओ, नथिंग इज पॉसिबल, आर नथिंग इज इम्पॉसिबल. सुना हुआ है आपने? is थर्ड है, नोबडी इज या आर परफेक्ट. फोर्थ लिख रहा हूं मैं, एवरीथिंग is या are fair in love and war. is या are anyone coming with me? is तो आपने देखा मैंने सब में इज लगाया, सिंगुलर. ठीक है, ये समझ में आया आपको? अभी एक जगह और है ना, चलो ये लिख लो पहले, मैं आगे बताता हूँ. लिख लिया आपने? यस सर एक सर.
ओके सिक्स्थ एग्जांपल है, चलो ले लो आप से, एवरीवन हेट या हेट्स हिम, Hates. Hates. या दूसरा, ऐसा बोलो, समझ में नहीं आता है। Second. दूसरा सर दूसरा Second one. क्योंकि ये क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म मतलब क्या हुआ, एस या एस फॉर्म, और एस और एस फॉर्म जो होता है सिंगुलर के साथ लगता है, और हेड जो होता है जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, और ये सिंगुलर के साथ लगता है। टेक्स, हेड्स जो भी है, ये समझ में आया आपको? यस सर Someone has या have stolen my copy. Has. As आएगा. Has. अभी समझ में आया या नहीं आया आपको? कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर सर सिक्स का क्या होगा? One has या have to understand Have लगा ना इसमें. situation. Has. One has. One has to understand the situation. इसके साथ सिंगुलर वर्ब लग रहा है। देख रहा हूँ, indefinite pronoun के साथ हमेशा क्या लगता है? क्या लगता है? Singular. सिंगुलर verb. pronoun के साथ हमेशा क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब। रब करो, लिख लिया आपने? यस सर समझो ना, किसी भी वर्ड्स के साथ एस और ईएस लगा रहेगा तो वो सिंगुलर ही कंसीडर होगा क्या? हाँ, मतलब नहीं, जो वर्ब है, वर्ब के साथ अगर एस ओ एस लगा है तो सिंगुलर ही है वो। आप कोई बताओ वर्ब, आप बताओ, चलो आप ही बताओ। He takes, जैसे I takes लेक्चर या I take लेक्चर? Takes. और रोहित सर टेक्स लेक्चर, रोहित सर टेक लेक्चर। Takes. सिंगुलर है। आई क्या है? Plural है. समझ में आया कि नहीं आपको? तो प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। याद रहेगा? तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपके एग्जाम में काम आते हैं। ये पैसेज में। हेलो सर, एक डाउट था। हाँ बोलो सर, आई प्लूरल कैसे? क्या बोल रहे हो? प्लेस भी आएगा ना? प्लूरल कैसे होता है? आई प्लूरल होता है बेटा। कैसे मतलब वो समझ नहीं आया। कैसे? चलो एग्जांपल बताता हूँ मैं। आप मुझे बताओ सिंगुलर के लिए वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज। सर आपने फिर आई अभी प्लूरल बोला ना, तो आई टेक आएगा ना? हाँ तो आई नहीं, आई प्लूरल है ना, टेक आएगा ना। किसने मना करा? आई टेक लेक्चर होता है, आई टेक्स लेक्चर होता है? आप बताओ ना। टेक लेक्चर होता है ना सर? आई टेक लेक्चर होता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज, वाज, हैज, सॉरी, इज, वाज, डज, हैज। Singular मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है ना? और उसके फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ आपको, आप खुद बताओगे आप। और दूसरा होता है आर, वर, डू, हैव और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हो गए प्लूरल वाले। ये प्लूरल है पूरे, ये सिर्फ सिंगुलर के साथ आते हैं और ये सिर्फ प्लूरल के साथ आते हैं। बाकी सबकी कोई जात नहीं है, क्योंकि विल है वो सबके साथ आता है। सिंगुलर प्लूरल होता है, आई विल भी होता है, ही विल भी होता है, दे विल भी होता है। तो इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। जैसे हैड है, हैड के साथ भी सब आता है, डिड के साथ भी सबके साथ आ सकता है। आई हैड, ही हैड, दे हैड, आई डिड, ही डिड, दे डिड। तो यहाँ सिंगुलर प्लूरल फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों पे। बट जो सिर्फ सिंगुलर के साथ आते हैं ये 5 है, जो सिर्फ प्लूरल के साथ आते हैं वो ये 5 है। मुझे बताओ आई किसको एक्सेप्ट करने वाला है? आई और के साथ एम आता है, ये तो अलग ही छोड़ दो। ये आई के साथ एज आता है क्या? नहीं आता है। आई वॉज गोइंग देयर, एक ये आता है। आता है कि नहीं आता? वॉज
आता है। आई डज होता है या आई डू होता है? आई डू। आई डोंट नो हिम, डजंट नो हिम, क्या बोलता है? आई डोंट नो हिम या डजंट नो हिम? आई डू, आई के साथ डू आता है सर। आई डू आता, कंफर्म है? तो आई के साथ डू लगाया मैंने। अच्छा, आई के साथ वाज आता है, आई के साथ वर आता है कि नहीं आता है? इज और आर तो आता ही नहीं है, ये दोनों ही नहीं आते। आपको पता है इज भी नहीं आता, आर भी नहीं, तो आई के साथ एम लगता है, यहाँ पे वर भी नहीं आता ना, एम लगता है। वर नहीं आता। आई के साथ वर आता भी नहीं होता। अगर बोलो कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वाज द किसी का तो माइक ऑन है तो आवाज नहीं आता है प्रॉपर। अभी आ रही है आवाज? थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। आ रही है, किसी के माइक के वजह से ना आवाज नहीं आ रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा आ रहा है। किसकी वजह से? नेटवर्क की वजह से? नहीं, किसी के माइक चालू था उस वजह से। अभी प्रॉपर आ रही है। अभी प्रॉपर आ रही है ना? चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आई के साथ वाज आता है कि नहीं आता है? कंफर्म है आता है? आता है। आई के साथ डू आता है कि नहीं आता है? आता है। डज आता है क्या? आई डज। आई डोंट नो हिम, डजंट नो हिम। आई डोंट नो हिम। आई हैव टेकन योर कॉपी या आई हैज टेकन योर कॉपी, क्या बोलते हो? Have. हैव आता है, डू आता है, ठीक है। चलो आई के साथ हैव आता है, डू आता है। यहाँ पे अभी एक ही पे टिक मार दो, ऐसा नहीं लिखते हैं, प्रॉपर तरीके से सर करते हैं। मतलब आई सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता नहीं, है मेरी बात तो सुनो, अभी सुन लेते ना, पूरा कहाँ हुआ अभी मेरा, कहानी पूरी तो होने दो मेरी। आई के साथ आप बताओ वाज होता है, ठीक है। आई के साथ वर होता है कि नहीं होता है? यदि इमेजिनरी सिचुएशन है, काल्पनिक कहानी है, तो काल्पनिक कहानी में आई के साथ वर लगता है नहीं लगता है? इफ आई वर एट योर प्लेस ना, आई वुड हैव स्लैप्ड हिम। अगर मैं तेज होता ना, थप्पड़ मारा होता उसको मैंने। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो इफ आई वर एट योर प्लेस, या बोलूंगा इफ आई वाज एट योर प्लेस, क्या बोलूंगा मैं? If I were. इफ आई वर, क्योंकि कंडीशनल है, तो कंडीशनल वर्ड के साथ आर वर लगता है, ठीक है। तो आई के साथ आपने वर लगाया, यहाँ भी ऐसे ही बोलते हैं। अगर हम कास्ट में देश का प्रधानमंत्री है, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या आई विश आई वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या बोलोगे? आई वर। समझ में आया क्या? तो आई के साथ वर आता है कंडीशनल वर्ड में, इमेजिनरी सिचुएशन में। अब बात आती है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में। तो आप मुझे बताओ कि आई गो टू स्कूल डेली या आई गोज टू स्कूल डेली? गो टू स्कूल। Go to school. यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा। तो आई के साथ मेरे पास 5 तो थे प्लूरल में, जिसमें 4 को सेटिस्फाई कर दिया, और 5वें की जगह पर एम आता है। आई के साथ एक जो सिंगुलर वाला जो पार्ट में से आता है, वो खाली आता है वॉज। तो ये तो एक्सेप्शन मान सकता हूँ ना, इंग्लिश में अपवाद या हिंदी में भी अपवाद होता है ना, एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन मानूंगा ना मैं, क्योंकि सिंगुलर है। आई नॉर्मली प्लूरल है, सिर्फ एक जगह सिंगुलर के सेंस में यूज किया जा रहा है, तो उसको एक्सेप्शन मान लो आप। इसलिए आई के साथ हमेशा मैक्सिमम क्या लगाते हैं हम लोग? प्लूरल के फॉर्म में यूज करते हैं हम उसको। समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ में आया आई प्लूरल है कि नहीं है? आई को हमेशा प्लूरल सेंस में यूज करते हैं, क्योंकि प्लूरल वर्ब भी यूज किया जाता है आई के साथ। अभी क्लियर है डाउट्स? कंसेप्ट क्लियर आई का, सिंगुलर क्यों बोलते हैं? ओके। अब मुझे बताओ, someone someone has done his duty properly. Someone has done his duty properly. ठीक है? Someone has done. अभी यहाँ जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो ये बनता है कि someone has done। अब यहाँ पे क्या आएगा? अभी आपको आपका यहाँ पे समझ में आ गया, समझ में है जाएगा, यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया ना आपको ये चीज? सिंगुलर वर्ब होता है। अब यहाँ पे has done his duty properly क्यों बोला? आपको तो पता नहीं someone में लड़का है कि लड़की है, आपको तो पता नहीं है, तो आपने his क्यों बोला? आपने her क्यों नहीं बोला? someone has done her duty properly क्यों नहीं बोला? या someone has done its duty properly क्यों नहीं बोला? आपने his क्यों लगाया? his तो लड़के के लिए लगता है, पर आपको तो यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, लड़का है कि लड़की है। क्लियर है क्या? एनीवन? someone में आपको पता चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है, या बच्चा है, पता चल रहा है? नो।
नहीं पता चल रहा है? समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो someone has done his duty properly, ये पहला क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा हूं मैं। दूसरा पूछना चाह रहा हूं, the child is playing with his her, काम करता हूँ, his ऐसा नहीं लिखता हूँ, जगह कम होगा मेरे पास, his her its twice। और तीसरा ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ भी वही ऑप्शन है मेरे पास, his her its, और तीसरा है one should obey his her its one's parents। सर फर्स्ट वाला वापस बताओ ना, नेटवर्क इश्यू था जरा। मैं पूछ रहा हूँ कि अभी हमने जो पढ़ा था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब लगता है, कहानी खत्म हो गई। मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान देना चाहिए कि समवन हैज डन, अब आगे क्या लगाऊं मैं, क्योंकि मुझे तो जेंडर क्लियर नहीं रहा। समवन में पता चल रहा है कि लड़का की लड़की है ना, यहाँ मुझे तो चाइल्ड में पता चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है, जेंडर क्लियर नहीं है मेरे को ना, मेरे को वन में क्लियर है जेंडर क्या है, लड़का की लड़की है। तो मैं आगे हिज हर या इट या जो भी लगाना है मेरे को वन, वो कैसे मालूम पड़ेगा मुझे क्या लगाना है वहां पे? सर इट्स लगेगा। इट्स लगेगा। हाँ सर। तीनों में मेरे को जेंडर क्लियर है कि क्या? समवन, द चाइल्ड, वन, किसी में जेंडर क्लियर है मुझे? नहीं पता, मुझे नहीं पता लड़का की लड़की है। तो ध्यान रखना आप कि जितने भी आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन आएंगे, इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा हिज लगेगा, ये आएगा हिज, हर और इट्स नहीं आएगा। द चाइल्ड जहां पे जेंडर क्लियर नहीं है वहां पे इट्स आएगा, और वन इज ऑलवेज फॉलोड बाय वंस। ये ध्यान रखना आप, ये गलतियां बहुत लोग करके आते हैं एग्जाम में। अभी समझा कि नहीं समझा आपको? अभी समझा कि नहीं समझा आपको? इनडेफिनिट प्रोनाउन रिपीट करो। अगर मैं बोलूं कि समवन के मैं कह दूं नो वन, तो नो वन हैज डन, तो क्या आएगा? हिज ड्यूटी प्रॉपरली। समझ में आ रहा है? अगर पूछो क्वेश्चन पूछो कि हैज एनीवन डन हिज ड्यूटी प्रॉपरली, देयर हिज ड्यूटी, हर ड्यूटी, इट्स ड्यूटी, देयर ड्यूटी, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, अगर दे आएगा तो दे हैव डन देयर ड्यूटी प्रॉपरली, दे हैव डन देयर ड्यूटी प्रॉपरली, दे का देयर हो सकता है, बट समवन वाले केस में जहां पे इनडेफिनिट है वहां पे हमको पता है कि दे जब भी आएगा पहले किसी से बात ऑलरेडी हो चुकी होगी, बट यहाँ समवन से यूज कर रहे हैं तो हम पता ही नहीं चल रहा जेंडर किसका है, इनडेफिनिट है। तो हमेशा जो भी इनडेफिनिट प्रोनाउन होंगे उनके साथ हमेशा हिज आएगा, और द चाइल्ड होगा तो हमेशा इट्स आएगा, और वन होगा तो वन इज ऑलवेज फॉलोड बाय वंस। बाकी सबका मतलब वही होता है, समवन हैज डन हिज ड्यूटी प्रॉपरली, मतलब अपना काम अच्छे से किया है। द चाइल्ड इज प्लेइंग विद इट्स टॉयज, मतलब अपने खिलौने के साथ खेल रहा है। वन शुड ओबे वंस पेरेंट, मतलब अपने पेरेंट्स की बात मानना चाहिए, बट अपने तो अपने होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, है सब अपने ही। हिज मतलब भी अपने, इट्स मतलब भी अपने, वंस मतलब भी अपने, मीनिंग तीनों के अपने ही है जगह के हिंदी के हिसाब, बट अपने तो अपने ही होते हैं। समझा कि नहीं समझा आपको? तीनों अलग अलग। यस समझा आपको? हाँ सर। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ यस सर। तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन इसके बेस पे। सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इम्पोर्टेंट है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हाँ इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? मतलब एग्जाम्स में ज्यादा टाइम ऐसा कुछ आया है कि लाइक कम रेट है उसका आने का चांसेस? आया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन आता है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन आता है। वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में दो टाइप क्वेश्चन बनते हैं, वही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो हम लोग सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट में पढ़ने वाले हैं वो पार्ट, और यहाँ भी रिपीट करते हैं प्रोनाउन का पार्ट है इसलिए। सेम है सर चलो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ऑलरेडी 9 हो गया मेरे ख्याल से, है ना?
लेट्स एंड अप द ओके यू आर द क्लास। समझ में आया सबको? आपको जहां तक पढ़ाया मैंने वहां तक? अभी 2 रह गए, कितने मार्क्स का आता है? 7 8 9। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन 2 रह गए, वो नेक्स्ट सेशन में खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोनाउन के, तो और हो जाएगा। एरर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है सर। अशोक सर, हम हेलो सर आपने हर का बताया ही नहीं, हर आएगा ही नहीं ना? किसमें? नहीं, हर आएगा ही नहीं इसमें। तो लड़का हो चाहे लड़की, कोई मतलब नहीं, हिज ही आएगा। जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे उनके हिज आएगा। मेल डोमिनेटिंग है ना मैडम, मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड है, तो इसलिए वो हिज लगा। तो भले ही वो कहने को मेल डोमिनेटिंग है, आजकल वुमेन डोमिनेट करती हैं, बट मेल डोमिनेटिंग था इसलिए हम लोग शुरू से हिज लगा के रखा है। सर समझो एनीबॉडी आएगा तो? एनीबॉडी हैज डन हिज ड्यूटी प्रॉपर्ली, हिज आएगा। सर सेकेंड सेंटेंस में अगर द चाइल्ड इज प्लेइंग विथ पेरेंट्स होगा टॉयज के जगह, तो क्या आएगा फिर? द चाइल्ड इज प्लेइंग विथ थोड़ी आएगा। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। द चाइल्ड इज प्लेइंग विथ टॉयज के जगह पेरेंट्स होगा तो क्या आएगा? हिज, हर, इट्स। आप चाइल्ड के लिए इट्स लगा रहे हो, पेरेंट्स के लिए नहीं लगा रहे हो, आप टॉयज के लिए नहीं लगा रहे हो। आप यहाँ पे इट्स लगा रहे हो, इसके लिए लग रहा है, चाइल्ड के लिए, तो यहाँ इट्स ही आएगा हमेशा। ओके सर, है ना? बट दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अभी समझ में आया आपको? एंड वन इज ऑलवेज फॉलोड बाय वंस। मैं तो बोल रहा था वन शुड ओबे देयर पेरेंट, वन शुड ओबे हिज पेरेंट, हर पेरेंट्स, इट्स पेरेंट्स, सब गलत है ये सब। अशोक सर, हेलो सर चाइल्ड का क्या पूछा उन्होंने? क्या बोल रहे हो? चाइल्ड का क्या पूछा? किसका? चाइल्ड के बारे में बता रहे थे ना सर, द चाइल्ड इज प्लेइंग विथ इट्स टॉयज। तो चाइल्ड इज प्लेइंग विथ इट्स टॉयज बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अपना पेरेंट्स के साथ खेल रहा था, तो चाइल्ड इज प्लेइंग विथ इट्स पेरेंट्स। तो भी मतलब काहे कुछ भी लगाओ, वैसे विथ इट्स पेरेंट्स मतलब अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा है वैसा नहीं आता। फिर द चाइल्ड इज प्लेइंग विथ इट्स पेरेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाइल्ड का जेंडर क्लियर नहीं है ना, और ये जो इट्स लग रहा है वो चाइल्ड के लिए लग रहा है, ना कि टॉयज के लिए लग रहा है। अभी मत सोचो खिलौना इसलिए इट्स लग रहा है, यहाँ पे पेरेंट्स आ जाएंगे, इंसान हो जाएगा, तो फिर वो हिज और हर लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमको जेंडर क्लियर नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। समझा आपको? सर तो फिर मोस्टली इट्स किसके साथ आएगा? चाइल्ड के साथ। और क्या बोल रहे हो? इट्स मोस्टली किसके साथ लगेगा सर? जैसे कि आपने चाइल्ड के बारे में तेज बोलो ना, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या बोल रहे हो? हेलो सर, मैंने बोला कि मोस्टली फिर इट्स किसके साथ आएगा? चाइल्ड के साथ। और नहीं, इट्स मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब जेंडर क्लियर नहीं है तो इट्स आ रहा है, बाकी इट्स जो होता है वो इन जानवरों के लिए यूज किया जाता है, तो सामान के लिए यूज किया जाता है। ओके सर। जैसे मतलब जैसे हम बोलों कि द काउ इज वैगिंग इट्स टेल, द डॉग इज वैगिंग इट्स टेल, वो अपनी पूंछ हिला रहा है, तो डॉग के साथ क्या आएगा? इट्स। कि वहां पे हिज और हर तो लगा नहीं सकते हैं, तो वहां पे इट्स आएगा, क्योंकि डॉग क्या है? एनिमल है। समझा आपको? हाँ सर। क्लियर है? ओके देन, थैंक यू, थैंक यू लॉट, बाय बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट। थैंक्स सर। Bye, sir. Good night. Thank बाय you. सर।